नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं अर्जुना क्लासेस से प्रतीक सिंह आप सबके लिए लेकर के आया हूँ आज वेतन भुगतान अधिनियम का पार्ट 2। इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा होगा, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने उस पार्ट में पूरे जितने धाराएं थे उसमें से लगभग 13-26 धाराएं टोटल है। आपके वेतन भुगतान अधिनियम 1936 में लगभग 26 धाराएं हैं कुल। उसमें से 13 धाराओं को हमने बहुत ही ईजी वे में एक सेट और दोस्तों काम करने वाले कि आपस में बात करने की स्टाइल में उसको हमने समझा था। तो इसलिए आपको में से जो भी होगा जो उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से दोस्तों आपको पूरे धाराएं याद हो जाएंगी जब मुंह जुबानी, तब तो उसके अंदर फिर आप डिटेल पढ़ पाएंगे। क्योंकि धाराओं से भी क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया बताइए किस धारे में जुर्माने की बात कही गई है। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के किस धारे में जुर्माने की बात कही गई है, किस धारे में उधारी के लिए वसूली करके कटौती की बात की गई है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपसे पूछ सकता है और आप एग्जाम में उसको छोड़ें, उससे अच्छा एक बार आप उस क्लास को देख लेंगे। वहां याद कराने पर पूरा ध्यान दिया था, उसके साथ हमने लगभग 6 धाराओं तक पढ़ लिए थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ेंगे और 6 से दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज हम लगभग 13 तक की पूरी धाराओं को पढ़ लेंगे। चलिए सीधा इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पूजा यादव मैम जी को फॉरेस्ट रेंजर बनने की खुशी में फिर से अनेकों बार बधाई है दोस्तों, और यही हमारी दुआ रही कि आप भी जल्द से जल्द सेलेक्ट होकर के हमसे मिलने आए। जैसे मैम आई थी सर से मिलने के लिए, हमारे डायरेक्टर विजय कुमार द्विवेदी सर से मिलने, वैसे आप भी आइए ताकि दोस्तों आपका भी ऐसे ही हम स्वागत कर सकें और दोस्तों आपको भी मैं इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकूं आपके आने वाली भावी पीढ़ियों से। चलिए सीधा क्लास की ओर चलते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं वेतन भुगतान अधिनियम 1936। दोस्तों जो आपका वैसे वास्तविक तौर पर देखिए, हम गूगल में सर्च करने के लिए तो अगर क्वेश्चन आ गया तो सर वास्तविक तौर पर तो हम बोलते हैं वेतन भुगतान अधिनियम 1936, मगर दोस्तों इसका रियल नेम अधिनियम है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट नाम याद रखना है, मजदूरी संदाय अधिनियम। मजदूरी मतलब वही पारिश्रमिक देना, मजदूरी देना, तो मजदूरी संदाय दान देना, मजदूरी मतलब उनको देना, और दोस्तों अधिनियम तो मजदूरी संदाय से जुड़ा अधिनियम 1936। कल भी बताया था हमारे कुछ हल्की हल्की जानकारी से जुड़ी हुई दोस्तों आपको क्या कि सर इसमें टोटल कुल 26 धाराएं हैं। इनकी सिफारिश की थी किन्होंने, आपकी मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की सिफारिश की थी व्हीटली कमीशन ने। इसको अधिनियमित किया गया था, इसको डेट को पूछता है कि किस दिन से भाई ये राजपत्र में प्रकाशित होकर के आपको भारत में आ गया, अस्तित्व में आ गया, कानून बन गया, तो सर वो है 23 अप्रैल 1936। तो आपके इसे अधिनियमित किया गया था, इस शब्द याद के अधिनियमित किया गया था 23 अप्रैल 1936, इसी दिन से ये अस्तित्व में आया। मगर जैसे कि आप देखते हैं सर शिक्षा नीति जो हमारी है नई शिक्षा नीति, सर उसको उस केंद्र ने तो लागू कर दिया है और अब हर राज्य से परमिशन ले लेके हर राज्य उसको अलग अलग लागू कर रहे हैं। बस वैसे ये भी है दोस्तों, ये 23 अप्रैल 1936 को केंद्र ने तो भाई इसको कानून बना दिया, मगर अब हर राज्य को परमिशन ले लेके उनके राज्य में लागू करना था, या हर राज्य को अपने यहाँ लागू करना था। तो इस तरीके से पूरे भारत भर में लागू होने में, अर्थात संपूर्ण भारत में लागू होने में इनको समय लगा था लगभग 1 साल का, 36 से 37। तो दोस्तों संपूर्ण भारत में लागू हो गया 28 मार्च 1937 तक। ये दोनों ही डेट ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब सर ये अधिनियम आ तो गया, इससे जुड़ा जानकारी बता दी, मगर इसका उद्देश्य क्या था आपको देखिए कल की जो क्लास है उसकी मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ हल्की झलकी उतर। ये रिवीजन बहुत फास्ट चलेगा, जो कल का क्लास नहीं देखा उसको देखिए, बहुत स्लो वे में समझाया हूँ। तो ये रिवीजन दोस्तों थोड़ा फास्ट जरूर चलेगा क्योंकि कल मैं पढ़ा चुका हूँ, मगर सर जहां से फिर हम आज नया पढ़ रहे हैं वहां से एकदम स्थिरता के साथ, शांत दिमाग से, शांत मन से हम एक इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे। और यकीन मानिए मेरे दोस्त कि जिन जिन चीजों को मैंने येलो में हाईलाइट करवा के अलग से बोर्ड पे भी लिखा दिया है और जिनको मैं स्पेशली आपको मार्क करके बताऊंगा, उनसे ही क्वेश्चन बनेगा और कहीं से नहीं। और डेफिनेटली अगर आप इससे जुड़े जितने भी सेशन मैं लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, वीडियोस आ रहे हैं, उसको अगर आप देख लेते हैं तो दोस्तों आपको पूरा एग्जाम में क्वेश्चन इस अधिनियम से आने वाला, हर एक क्वेश्चन फंसेगा। और नहीं भी फंसा तो आप इस स्थिति में रहेंगे कि ऑप्शन से आप तुरंत कट करके बच के निकल जाएंगे, सही ऑप्शन को टिक करके। मगर आपको एग्जाम में दोस्तों फंसना ही फंसना, इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। सर इस अधिनियम का उद्देश्य था क्या, वेतन को नियमित करना। अरे भैया मजदूरी देखिए, एक आदमी के यहाँ कोई मालिक के 4 लोग काम कर रहे हैं, एक जन को 2000 में रख लिया, एक जन को 3000 में, एक जन को 4000 में, एक जन को 5000 में। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जितने भी, अगर सब ईटा ढोने का काम कर रहे हैं तो ईटा ढोने वाले सभी लोगों का भैया एक वेतन नियमित कर दीजिए। ईटा ढोने वालों को कम से कम 5000 तो मिलेगा ही, ताकि जो 2000 वाले, जो 3000 वाले, जो 4000 वाले जिनके साथ वो हो रहा था भाई, पक्षपात हो रहा था या जिनको कम पैसा दिया जा रहा था, उनके साथ इंसाफ हो सके। इसलिए सबसे पहला उद्देश्य था क्या कि वेतन को नियमित करना, कि भाई कम से कम इतना वेतन तो सबको मिलना ही चाहिए। और अच्छे से बोला जाए तो कम से कम नियमित वेतन, सबसे निम्नतम वेतन को नियत करने, कम से कम इतना मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा सर, अब वेतन आपका निश्चित तो कर दिए, मगर आपका 1 महीने का सैलरी 2 महीने बाद दे रहे हैं, 4 महीने बाद दे रहे हैं, क्या दोस्तों आपको अच्छा लगेगा? कि जनवरी की सैलरी आपको मार्च में देंगे या अप्रैल में देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं।
इसलिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी क्या, कि वेतन प्रदान की अवधि निश्चित करना, कि भैया ऐसा नहीं चलेगा आपकी आज का सैलरी अब 2 महीने बाद नहीं, आपको हर सैलरी मासिक प्रत्येक माह देते जाना है, हर एक माह के अंतराल में देते जाना है। 1 जनवरी को बच्चे ने ज्वाइन किया तो 1 फरवरी को पेमेंट कीजिए, 1 फरवरी के बाद 1 मार्च को कीजिए, 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल को कीजिए। और यहाँ पे गेम भी हो जाता है कि ये क्वेश्चन बना है और बनेगा, इससे पहले ही बन चुका अभी बनेगा, कि बताइए जो वेतन भुगतान की अवधि है उसका आधार क्या है, साप्ताहिक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक। तो भैया इसका आधार क्या है, इसका आधार भैया मासिक, कि माह वाइज आपके सैलरी, आपकी मंथली, मेरे मंथली सैलरी इतना है बस, इसलिए मासिक चलता है। ठीक। और दूसरा सर 1 माह, वो भी अवधि क्या 1 माह, अर्थात 1 माह में आप सोचेंगे 30 दिन है तो कभी ऑप्शन भटकाने के लिए दे दिया, बताइए वेतन भुगतान की अवधि कितनी है, 30 दिन, 28 दिन, 1 माह और दोस्तों 7 दिन दे दिया। तो आंसर आपको 30 दिन नहीं लेना है कि भाई 1 माह में 30 दिन होते हैं, या दिन में दे दिया तो आपको 1 माह में 30 दिन होते हैं, तो नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों माह में कोई दिन फिक्स नहीं है, किसी माह में 31 दिन होते हैं, किसी माह में 28 दिन होते हैं, किसी माह में 30 दिन होते हैं, इसलिए आपको माह को काउंट नहीं करना, दिन को काउंट नहीं करना है, आप केवल आंसर में 1 माह वाला ऑप्शन चुनेंगे, 1 माह, चाहे उस माह में 28 दिन हो चाहे 30 दिन हो, हर 1 माह में आपको सैलरी मिलना है, दिन काउंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे बोला ना कि टीचर पढ़ा देते हैं मगर बच्चों को ये नहीं बताते कि भैया उसमें से जब एग्जामिनर घुमाए क्वेश्चन को तो कैसे हैंडल करना है, इसलिए हम उस चीज को भी लेते हुए चलेंगे। ठीक, तो इसके उद्देश्य से आप समझ गए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, 3 उद्देश्य थे, वेतन को नियमित करना, वेतन प्रदान की अवधि को निश्चित करना, और अब तीसरा उद्देश्य है क्या, कि कानून द्वारा निर्धारित कटौती के अलावा अन्य कटौती रोकने के लिए। सर अन्य कटौती रोकने के लिए क्या कहने, मतलब भाई जो भी कानून ने निर्धारित कर दिया कटौती, उसके अलावा कोई भी अन्य कटौती रुक जाए, कैसे, क्योंकि बहुत सारे पहले कंपनियों में अभी भी होता है, बहुत सी स्थानों पे कि मालिक बोलते हैं अरे इस चीज के लिए तुम्हारा इतना सैलरी काट रहे हैं हम, इस चीज के लिए तुम्हारा इतना सैलरी हम काट रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे चक्कर में आदमी की उसको 10,000 सैलरी बोले हैं आप, ये 5,000 सैलरी आप बोले हैं, और दोस्तों जब उस 5,000 उसको पूरा घर परिवार चलाना, जब लास्ट में उसको आप देते समय 1 महीने की पूरा मेहनत मशक्कत के बाद 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी कराने के बाद जब सैलरी लेने आया उसको बोलेंगे इस बार 4,000 पकड़, 1,000 तेरा हम काट लिए हैं, और स्पष्ट कारण भी नहीं बता रहे हैं। और हालांकि जो काटे हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बताए हुए कटौती में से नहीं है, ऐसे ही किसी कारण से काट लिए हैं, कंपनी के वेलफेयर के लिए काट लिए हैं, और ऐसा कोई रजिस्टर्ड कारण नहीं है, कानून के द्वारा कानूनी कटौती का कारण नहीं है। तो दोस्तों वो भी नाइंसाफी था, और ऐसे बहुत लेबर्स के साथ होता था कि उनको पेमेंट 5,000 था, काट के 3,000 देते थे। आप अपने घर में देखे होंगे कि आपके माता पिता को आप देखे होंगे भाई किसी लेबर से काम करवा रहे हैं तो काम करवाए भाई 4,000 बोल के काम करवाए, लास्ट में देते समय 3500 उसको दे रहा है, 3500 रख, फिर तो काम देंगे तेरे को। यही है वेतन कटौती, कि आपने उसको बोल के कुछ और दिया और देते समय कुछ और दिया। इस चीज को सुधार कीजिए अपने सामाजिक स्तर पर भी। ठीक, तो 3 कारण थे, वेतन को नियमित करना, वेतन प्रदान की अवधि को निश्चित करना, और कानून के द्वारा निर्धारित अवधि कटौती के अलावा अन्य कटौती को रोकना। उद्देश्य क्लियर हो गया? हाँ सर, अब हमें कोई दिक्कत डाउट नहीं है। चलिए अब सीधा हम चलते हैं दोस्तों अपने, ये मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि हमारे घनश्याम पाणिग्राही सर फर्स्ट रैंक 2015 के लेबर इंस्पेक्टर हैं दोस्तों। पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप किए हुए व्यक्ति ने खुद आपके इस पुस्तक को डिजाइन किया है, आपके लेबर इंस्पेक्टर के लिए ही, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। इस पुस्तक को डिजाइन किया है, और उन्होंने जिस अधिनियम को मुझे पढ़ाने में आपके 3 से 4 क्लास लग रहा है, आपको यकीन नहीं होगा कि इस पूरे वेतन भुगतान अधिनियम को सर ने केवल इन 2 पेजों में समेट दिया है अपने अनुभव के आधार पर। कि जो पूरे छत्तीसगढ़ में टॉपर है, फर्स्ट रैंक पे आए हैं, कुछ तो अनुभव होगा ना, उस समय कितने लोगों से लड़ करके अगर पोस्ट लिए होंगे। तो दोस्तों उनके अनुभव से बना यह पुस्तक है, मार्केट में अवेलेबल है, अर्जुना का सहायक श्रम पदाधिकारी एवं श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो आप जरूर जाइए और इसको आप एग्जाम में पढ़ लीजिए, क्लास में देखिए, अभी वीडियो क्लासेस देखिए, सीखिए, जानिए। एग्जाम में जाने से पहले इस पुस्तक से रिवीजन करके जाइए, क्योंकि देखिए पूरे इस अधिनियम पूरा पढ़ लिया, आप सीख गए अच्छे से, अब उस अधिनियम को फटाफट रिवीजन करना है। तो रिवीजन के पर्पज से एकदम की पॉइंट्स पे दोस्तों पूरे पुस्तक को बनाया गया है, केवल एक एक की में आपका पूरे का काम का चीज आपका कंप्लीट है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सर वेतन भुगतान अधिनियम या मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में टोटल 26 धाराएं हैं। तो आपको दिख रहे अलग अलग धाराएं हैं, मगर दिक्कतें क्या होती हैं सर? दिक्कत ये होती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे हम छत्तीसगढ़ी आदमी सीधे साधे, ऊपर सर हम हिंदी तो सर नॉर्मल बोलते हैं, फिर सर उसके ऊपर से अगर आप इतने क्लिष्ट हिंदी लिख देंगे या जो अधिनियम में प्रयोग होता है अधिनियमित हिंदी, सर कहाँ से पल्ले पड़ेगा सर? जैसे मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायित्व, ये भी समझ में आ जाएगा। मजदूरी कालावधियों का नियत किया जाना, ये भी समझ में आ जाएगा। मजदूरी के संदाय का समय, सब अलग अलग अधिनियम दिए हुए हैं। जैसे बोला था मैं कि बताइए मजदूरी संदाय अधिनियम के किस धारा में जुर्माने की बात कही गई है? तो देखिए धारा 8 में जुर्माने की बात कही गई है।
और दोस्तों ये भी आपको बता दूं मैं, ठीक, सहकारी सोसाइटियों को और बीमा स्कीमों में संदायों के लिए कटौती, इस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा जो अधिनियम है, पूरी धारा है, उसको आपको वन बाई वन रख दिया था कि सबसे पहले आपको धारा और उसका टाइटल याद हो, इसलिए हमने उस तरीके से सजाया भी कि धारा उसका टाइटल याद हो, कि धारा और उसके टाइटल से क्वेश्चन बने तो आपसे बन जाए दोस्त। इसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ा चुका हूँ मैं। क्लियर हो गया बात? मगर ये जब क्लिष्ट हिंदी पढ़ते, असंदत्त समूह के दावों की बाबत एक ही आवेदन, दोस्तों ऐसे जब शब्द आते हैं, है ना, नियोजक या अन्य व्यक्ति की जो मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी है संपत्ति की सशर्त कुर्की, ऐसे जब शब्द प्रयोग होते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं इन शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए लाया किया गया कि ताकि आपको इस शब्दों से आप परिचित हो सकें। मगर दोस्तों इस हर धारा में ये कहना क्या चाह रहा है, इसके लिए हम पूरे ही धाराओं को बहुत ही आसान शब्दों में कन्वर्ट कर दिए हैं। 26 धारा तक था, उसको हम बहुत ही, इन धाराओं को बहुत ही आसान शब्दों में हम कन्वर्ट कर दिए हैं, जिसको आप अच्छे से आसानी से समझ सकेंगे कि धारा 1 में है क्या चीज। तो धारा 1 में सर इस अधिनियम का पूरा परिचय है। कभी पूछ लेगा भैया बताइए मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा 1 में क्या दिया गया है, तो बोलेंगे आप अधिनियम का परिचय है उसमें, जिसमें अधिनियम का नाम दिया गया है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 जो उसका नाम है सर, उसमें उसका विस्तार दिया गया है। हाँ सर, यहाँ भैया इसका विस्तार पूरे संपूर्ण भारत भर में है। सर इसका प्रारंभ दिया गया है कि हाँ सर 23 अप्रैल 1936 से अस्तित्व में आ गया था, और सर लागू हो गया है आपके 28 मार्च 1937 से पूरे भारत भर में। तो हाँ सर इसमें 4 जानकारी मिलती है, उसका नाम, उसका विस्तार, उसका प्रारंभ, उसका लागू। एक बार आप पढ़े एक लाइन ये धारा के साथ, पूरे इससे बनने वाला क्वेश्चन आपका खत्म, धारा से जुड़ा हुआ। ठीक, वैसे धारा 2 में क्या है, तो धारा 2 में दोस्तों इस अधिनियम से जुड़ी सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जिन परिभाषाओं को दोस्तों आप इस अधिनियम में पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग परिभाषाएं आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, तो सारी परिभाषाओं के बारे में इस अधिनियम धारा 2 में बता दिया गया है। फिर वैसे ही धारा 3 में भुगतान का उत्तरदायित्व, कि आपको भुगतान करने का, अगर आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में तो आपको भुगतान करने का उत्तरदायित्व किसका है, तो कंपनी के भैया जो मैनेजर है, मालिक है, जो मेरे को नौकरी पर रखे उनका है। बस तो देखिए इतना आसानी समझ में आ गया धारा 3। धारा 4 क्या है, भुगतान का समय निर्धारण करना है ना, कि भुगतान कितने दिन के अंदर आप दोगे, 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर दे दूंगा, ठीक है। भुगतान में अधिकतम देरी कितनी हो सकती है, देखिए धारा 5 बोल रहा है भुगतान में अधिकतम देरी कितनी करेंगे आप, मतलब भैया आप 1 महीने में पैसा देंगे, आज 1 तारीख को आप ज्वाइन किए, अगले 1 तारीख को आपको सैलरी मिल रहा है, मगर उस दिन भी अगर कभी कुछ दिक्कत हो गया तो उसमें अधिकतम कितने दिन की देरी आप कर सकते हैं, तो उसमें एक जगह 7 दिन का है, एक जगह 10 दिन का है, किस कंडीशन में 7 दिन लेना है, किस कंडीशन में 10 दिन लेना है, आपको आगे पता चलेगा। ठीक, तो हाँ सर ये सब आप समझ में आ रहा है हमको कि वो अधिकतम इतनी देरी होगी 1 माह के बाद भी एक्स्ट्रा। फिर भुगतान किसमें या कैसे होगा, मतलब कैसे किसमें करेंगे भैया आप, कैश करेंगे, सिक्के में करेंगे, चेक में करेंगे, बैंक खाते में करेंगे, उसकी जानकारी धारा 6 में है। फिर धारा 7 में कटौती, जो सरकार बोलते कटौती करना है वो कटौती धारा 7 में। धारा 8 में जुर्माना, धारा 9 में अनुपस्थित अगर आप रहेंगे अपने ड्यूटी के टाइम पे तो आपके पेमेंट से काट लिया जाएगा, कटौती हो जाएगा। और याद रखिए धारा 7 से लेकर धारा 13 का तक पूरी कटौतियों के बारे में विवरण किया गया है, इसलिए आप देखिए एक बार, धारा 7 में कटौती बोला, फिर ऐसी धारा 8 में जुर्माना, तो एक तरीके से कटौती है ना आपकी सैलरी से, यस। धारा 9 में देखिए कटौती है, धारा 10 भी देखिए कटौती है, धारा 11 भी देखिए कटौती, अलग अलग केस में, ये अनुपस्थित रहने में, या आप कंपनी को किस चीज को नुकसान या हानि पहुंचाएंगे तब, ये दोस्तों अगर आप कोई सेवाएं ले रहे हैं कंपनी से एक्स्ट्रा तो उसके लिए आपकी कंपनी पैसा काट लेगी। फिर धारा 12 में दिए गए एडवांस पैसे की वसूली के लिए कटौती, अगर आप कंपनी से कुछ पैसा एडवांस ले लेते हैं तो फिर उसके लिए आपको सैलरी तो काटेगा ना, क्योंकि आप एडवांस पैसा लिए थे। या आप किसी भी कंपनी में खुद लेबर क्या बोलते हैं, साहब मेरे घर में दिक्कत, मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, आप मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो एडवांस में, आप मेरे सैलरी से काट लेना, बोलते हैं काट लेना सैलरी से, बस वही तो है ये धारा 12, क्या मुझे जो एडवांस दे दो मेरे सैलरी से पैसा काट लेना। फिर 12 का क्या है दोस्तों, एक तो आप एडवांस ले लिए तो उसको अपने सैलरी से कटवाइए, दूसरा और क्या होता है तरीका, मान लीजिए एडवांस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एडवांस से उसको फायदा नहीं है ना, वो तो अपने एम्प्लॉय की है इसलिए आपको दे दिया, मान लीजिए उसको फायदा तो नहीं है, मगर उसके बाद एक और चांस बनता है, फायदा होता है क्या, आपको उधारी मांगेगी, साहब आप मेरे मालिक को उधारी दे दो ना मुझे, मैं आपको ब्याज दे दूंगा इसका, हाँ तब बोलेगा सेठ हाँ ब्याज मिल रहा है, फायदा हो रहा है, ले पकड़ पैसा पकड़। इसलिए दोस्तों धारा 12 कम है, उधारी जब आपको पैसा दिया गया उसकी वसूली है तो आपके सैलरी से पैसा काट लेगा, ठीक है। ठीक, फिर धारा 13 है सहकारी सोसाइटी या बीमा भुगतान हेतु कटौती, कि आप कोई भी सहकारी सोसाइटी के संघ से जुड़े हैं, उसमें कुछ चीज आपको सदस्यता के लिए पैसा देना है तो पैसा कटेगा, आप कोई बीमा लिए हुए हैं, जीवन बीमा वगैरह लिया हो तो उसका पैसा कटेगा आपकी सैलरी से। और तीसरा 13 का, कि जितनी भी कटौतियां हैं दोस्तों उन सब से जुड़ा हुआ रजिस्टर आपको मेंटेन करके रखना जिम्मेदारी है किसी भी कंपनी का। और इसको बता दें कि कोई भी रजिस्टर कम से कम 3 साल पुराना रिकॉर्ड रखा होना चाहिए, ये डिजिट पूछेगा कितने साल पुराना, 3 साल पुराना रिकॉर्ड रखा होना चाहिए, अर्थात उस रजिस्टर में अंतिम जो तिथि दोस्तों एंट्री हुई है उस तिथि से अगले 3 साल तक की तिथि उसमें मेंशन होनी चाहिए, अगले 3 साल तक आपको उस रजिस्टर को संभाल के रखना है।
तो जब भी आप धारा 13 के बाद धारा 14 के तहत आप अगर श्रम निरीक्षक बन के आ गए, धारा 14 में दिया है श्रम निरीक्षक की भर्ती वाला, तो दोस्तों अगर आप श्रम निरीक्षक बन के आ गए, जो आप हैं, तो आपके लिए धारा 14 श्रम निरीक्षक। तो अगर आप श्रम निरीक्षक बन के आ गए तो आप किसी कंपनी जाएंगे तो उनसे इसी 13 कह के तहत उनसे रजिस्टर मंगवाएंगे, आप लाइए आपका 3 साल पुराना रजिस्टर लाइए। अब 3 साल तो तक का रजिस्टर मेंटेन करके रख नहीं पाते बहुत सारी कंपनी, बस वहीं पे श्रम निरीक्षक पैसा कमाता है, ब्लैक मनी। रजिस्टर नहीं रखे हो, चलो पैसा दो, पक्का तुम कोई गड़बड़ घोटाला क्यों, इसलिए रजिस्टर नहीं रखे हो। आप तो धीरे धीरे सीखेंगे। मरियम तो सर आप तो घूस खाना सिखा दिए, नहीं भैया आपको ऐसा नहीं करना, मैं बता रहा हूँ आपको, पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये पूरे जो धारा 1 से लेकर धारा 13 तक है आपको समझ तो आ गए। यहाँ से बहुत आसानी से लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट कर दिए हैं। रजिस्टर मेंटेन रखना हमारे लोकल लैंग्वेज में है, उधारी हमारे लोकल लैंग्वेज, एडवांस हमारे लोकल लैंग्वेज में, आप आसान कन्वर्ट कर दिए हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। पिछले क्लास में धारा 1 से लेकर 13 तक को मैंने बहुत ही आसान एक कहानी के माध्यम से एक मालिक और एक लेबर या एक मालिक है उसको भाई काम करने वाले एम्प्लॉय के रूप में आपस में बात करने के रूप में पूरे इस 13 तक के हर एक धारा को याद करवाया है। अब हम चलते हैं इसके आगे कि धारा 1 के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसके अंदर। ये भी आपको कल पढ़ा चुका धारा 6 तक, तो धारा 1 से लेकर 6 तक फिर भी एक रिविजन करा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम 6 के बाद आपका जो आगे पढ़ना चालू करेंगे वो आज का होगा, तो उसको और हम स्थिरता के साथ पूरा खोल करके पढ़ेंगे, तो एकदम निश्चिंत होकर के चलते रहिए। आइए धारा 1 से जो क्वेश्चन पूछेगा सर, धारा 1 क्या था? धारा 1 में भैया किसी भी आपको सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय जो है काम मांगने आएंगे, आप क्या बोलेंगे? चलिए आपको काम चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन मान धारा 1, आपको काम चाहिए, कोई आपसे काम मांगे तो क्या बोलेंगे? चलिए अपना परिचय दीजिए। आप सबसे पहला बात ये बोलते हैं ना परिचय, इसलिए धारा 1 है परिचय। और परिचय में आप उससे क्या पूछते हैं? सर परिचय में हम उससे उसका नाम पूछते हैं, सर परिचय में हम उसका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, है ना। सर परिचय में हम पूछते हैं भाई तुम कहाँ से मतलब प्रारंभ हुई, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। सर परिचय में हम पूछेंगे भाई तुम्हारा एड्रेस कौन सा है, संपूर्ण भारत, हाँ तुम कहाँ कहीं से पहले ये काम किए हुए हो। बस वैसे यहाँ भी है, देखिए पूरा ये देखिए यहाँ पे अधिनियम का नाम पूछा गया है, तो मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 इसका नाम है अधिनियम। विस्तार इसका है संपूर्ण भारत भर में इसका विस्तार है, और कब से नहीं संपूर्ण भारत में विस्तार तो संपूर्ण भारत में है, मगर इसका अस्तित्व कब से था? या 28 मार्च 1937 से दोस्तों संपूर्ण भारत में आपका विस्तार हुआ, मगर आया अस्तित्व में कब था? तो सर ये प्रारंभ हुआ था केंद्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करके 23 अप्रैल 1936 से। तो प्रारंभ तो हो गया था 23 अप्रैल 1936 से, मगर पूरे भारत भर में विस्तार होने में समय लगा था 1 साल का। 36 को 1 साल 37, ये 23 है तो ये 5 28 अप्रैल तो 1 महीने का मार्च, तो 23 अप्रैल 1936, 28 मार्च 1937 दोनों तिथि याद रख लीजिएगा। टेक्निक बहुत आसान है, साल 1 साल बढ़ाइए, महीने 1 महीने घटाइए, ये बढ़ा तो ये घटा, और 23 और 5 28। चलिए ये लागू कहाँ कहाँ होगा सर? धारा 1 मानी अधिनियम जो है कहाँ कहाँ लागू होगा? तो सर ये हर एक कारखाने में कार्यरत व्यक्ति पर लागू होगा, रेल प्रशासन में किसी ठेकेदार या उप ठेकेदार के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति पर लागू होगा, और सिर्फ इतने पे ही नहीं, जितने भी जगह पर दोस्तों आपके लेबर्स काम कर रहे हैं। और इसमें आपको पता तो लेबर या मजदूर शब्द का मतलब यहाँ पे वो नहीं तो केवल ईटा गिट्टी बालू ढहारते हैं। आप या हम कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, इस कंपनी का मैनेजर, उसका इंजीनियर, कोई भी दोस्तों यहाँ मजदूर के रूप में ही उसको समझाया गया है, बताया गया कि हाँ वो हम मजदूर है, तो इस अधिनियम में मजदूर शब्द के अंदर वो सभी आ जाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर मगर सर किनके बारे में जानकारी लिया जाएगा? तो दोस्तों पहले इसमें जिक्र होता था, आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहले अभी भी बहुत सारे मैं यूट्यूब में वीडियोस देखा जो टीचर अभी पुराने चीजें उसको पढ़ा रहे हैं। क्या पुराना था कि पहले कहा गया था कि 6500 से ऊपर जिसकी भी सैलरी है उसके ऊपर ये अधिनियम काम करेगा। जिसकी भी सैलरी 6500 रुपए से अधिक है उसके ऊपर ये अधिनियम लागू होगा। मगर आपको बता दें सर 2012 में सर इस 6500 की सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया था 18,000 रुपए, कि 18,000 रुपए से सैलरी जिसकी भी अधिक होगी उसके ऊपर ये नियम लागू हो जाएगा। मगर उसके बाद सर फिर इसको बढ़ा दिया गया, और 2012 के बाद इसको कर दिया गया 2017 में क्या कर दिया गया कि सर 24,000 से ज्यादा जिसकी भी सैलरी होगी उसके ऊपर ये नियम लागू होगा। तो आप में से कहीं भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 24,000 से ज्यादा है तो हाँ ये इस अधिनियम के तहत आप आते हैं और आप इस अधिनियम का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर? तो आपको पहले समझ में प्रैक्टिकली बात। हाँ तो दोस्तों ये संशोधन कब वो पूछ सकता है? 2017 में लास्ट संशोधन हुआ जिसमें सीमा कर दिया गया है 24,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसकी सर ये अधिनियमित तिथि इंपॉर्टेंट है, कब पूर्ण भारत लागू ये इंपॉर्टेंट है, किस कमीशन के सिफारिश पर, व्हिटली कमीशन के सिफारिश पर, वो रहा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब इसमें सर अधिनियम तो बन गया, मगर सर अधिनियम में भाई बदलते समय के अनुसार कुछ बदलाव भी करना पड़ सकता है। सर वो बदलाव कौन करेगा?
सर तो बदलाव करने का अधिकार इस अधिनियम में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह शब्द है सर, इस अधिनियम में बदलाव कर सकता है राज्य सरकार। तो शब्द अगर आपको ऑप्शन दे क्वेश्चन में किस अधिनियम में बदलाव करने का अधिकार किसके पास है, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे राज्य सरकार। मगर यहाँ पे राज्य सरकार का मतलब केवल राज्य सरकार नहीं, यहाँ राज्य सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार भी आता है और राज्य सरकार भी आती है। ये जो राज्य सरकार ये इस राज्य सरकार से अलग है, ठीक है। ये राज्य सरकार का मतलब यहाँ पे आता है भैया केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही, कि केंद्र से जुड़ी कंपनियों में अगर कुछ बदलाव करना है, केंद्र स्तर की कंपनियों में कुछ बदलाव करना है तो भैया केंद्र इसलिए नियम बना सकता है। राज्य से जुड़ी किसी कंपनी है, राज्य में कोई नियम बदलाव करना तो राज्य सरकार इसलिए बदलाव कर सकता है। मगर आपको अधिनियम के अनुसार आंसर में लेना है केवल राज्य सरकार ही इसमें बदलाव कर सकता है। क्लियर, ये डाउट समझा दिया मैंने, आप भटका सकता था एग्जामिनर आपको। क्लियर। दूसरा, बदलाव करने से पूर्व आपको इस अधिनियम में कुछ बदलाव करना। आप सोचिए, आप भी इतने बड़े राज्य चला रहे हैं छत्तीसगढ़, आपको इस अधिनियम बदलाव करना और आप कल के कल एक नियम बदल दिए और अगले दिन छापा मरवा दे रहे सब कंपनी में अपने श्रम निरीक्षकों से कि देखिए ये नया बदलाव हुआ तो आप सुधार नहीं किए, तो ऐसे में तो आप बेईमानी कर दिए ना। एक रात में आप अगर नियम बदल के सोचेंगे कि सब कंपनी उसके अनुरूप ढल जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कोई जादू जाए, तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए दोस्तों नियम बना दिया गया कि कम से कम कोई भी बदलाव करना है आपको तो उस बदलाव की तिथि से 3 माह पूर्व ही आपको सूचना देनी होगी। सूचना देनी होगी, पूरे हर जगह की सूचना पटल पे लगवाना होगा, राजभवन में सर्कुलेट करना होगा, उसको मीडिया में देना होगा, बताना होगा कि आज से 3 महीने बाद आपकी इस अधिनियम की ये चीजें बदलने वाली हैं। इसलिए इस अधिनियम में कुछ भी बदलाव करने से पहले 3 माह पूर्व ही उसको सूचना भेजना होगा। और बदलाव आप 3 महीने पश्चात कर पाएंगे, वो भी कैसे करेंगे, राजपत्र में अधिसूचित कर बदलाव संभव है। तो 3 माह पूर्व आपको सूचना देना होगा और जब सूचना देके 3 माह पूर्व हो जाएगा, 3 माह बीत जाएगा, तब 3 माह पश्चात आप कुछ भी चीज बदल सकेंगे। क्यों 3 माह? तो देखिए आप बता दें कि आज से 3 महीने बाद ये चीजें बदलने वाली हैं, है ना भाई। तब तो भाई लोग आने वाले 3 महीने में अपने आप को उस चीजों को हिसाब से अपनी अपनी स्थिति को, अपनी अपनी कंपनी को, अपने अपने सभी चीजों को बदल लेंगे ना। यस, इसलिए भैया 3 महीने का समय दिया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन ये 3 महीने याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछ सकता है इसको। आइए नोट रखिए यहाँ पर कि केंद्र सरकार, मगर यहाँ देखिए राज्य सरकार का बात हो रहा है, अब सबको कंफ्यूजन होते हैं। मगर अगर आपके राज्य में ही कोई केंद्र की कंपनी है तब वहां कौन बदलाव करेगा? जैसे हमारे राज्य में है ना भाई, हमारे यहाँ SCCL सेल है, गेल है, तो सेल है हमारा भिलाई वाला, सेल, गेल, भेल, NTPC, ऐसा कोई भी केंद्रीय कंपनी है तो भले वो राज्य में है मगर है केंद्रीय कंपनी, तो वैसी कंपनी में बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार को ही है, न कि राज्य सरकार को। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए देखिए केंद्र सरकार की कंपनी में बदलाव केंद्र सरकार के निर्णय से होगा, राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता यहाँ पे। तब आपको एग्जामिनर अगर कूट बना के दे दिया तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। चलिए मौलाना बहुत ही आसान लैंग्वेज में कल पढ़ाएगा, उस वीडियो को देखिए और आज फिर आकर के इसको रिविजन करते हो आगे बढ़िए। आपको बता रहा हूँ एग्जाम में कहीं से आपको एग्जामिनर भटका नहीं सकता, इसके बाद विश्वास से रखिए। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो चलिए, ये खोए कहाँ है भाई, नीचे में ऐसा थम्सअप का बटन, तो ऐसा नहीं है बर्बाद करोगे मेरे को, ऐसा बटन थम्सअप, लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक दबाइए पढ़ते साथ। तो देखिए आप लाइक करते हैं ना तो दोस्तों लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि यार हर टीचर, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर जब पढ़ाता है ना तो अपने आप को जांचना चाहिए। जब माँ खाना बनाती है, बीवी खाना बनाती है, क्या सोचती है कि मैं खाना अच्छा बनाऊंगी तो मेरी तारीफ करेंगे। हर किसी को उम्मीद रहता है, अगर इसलिए आप कभी किसी खाना खाते हैं तो तारीफ जरूर कीजिए। तारीफ करके उसमें अगर कुछ कमी तो उस कमी को बता दीजिए, ये कमी है और खाना बढ़िया बना है, तो बोलने का तरीका अपना सुधारिए। मगर आप जब तारीफ करते हैं दोस्तों तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है, उसका तो और अच्छा कोशिश करते हैं। वैसे हम टीचर भी, हम जैसी वीडियो डालते हैं हम देखने लगते हैं, अरे 1 घंटे में कितना लाइक हुआ, 2 घंटे में कितना लाइक हुआ, 3 घंटे में, और वो हमको और मोटिवेट करता है, अरे मेरे मेहनत पसंद आ रहा है बच्चों, चलो अब और से मेहनत करना है। हाँ भाई, मोटिवेशन का सोर्स है। और जो छोटी मानसिकता जिनको लगता है कि लाइक करने से, चैनल सब्सक्राइब करने से सर लोगों को पैसा मिलेगा, ऐसा यूट्यूब पैसा नहीं देता भाई। और जब 10-10 लाइक जाते हैं ना, 10-10 लाइक, 10-10 व्यू, 10-10 लाख व्यू, 1-1 मिलियन व्यू कहने का मतलब, तब जाके भैया कहीं 1000 रुपये मिलते हैं, 1000-2000 रुपये मिलते हैं। तो आप उस चक्कर मत रहिए कि आपके वीडियो को देखने, सब्सक्राइब करने, लाइक करने से कुछ चैनल पैसा कमाता है। और अगर पैसा कमाता है तो आपको दे ही तो रहा है ज्ञान। आप कोचिंग में जाते हैं 4-4 हज़ार पैसा देते हैं और यहाँ फ्री में मिल रहा है तो उसमें आपका लाइक नहीं दो, तो सोचिए कि आप खुद कितनी संकीर्ण मानसिकता से घिरे हुए हैं कि एक लाइक का बटन आपसे नहीं दबता, चैनल का सब्सक्राइब नहीं होता है। उस चैनल सब्सक्राइब करने टीचर इसलिए बोलता है कि जब चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो जब भी अगला वीडियो डले तो आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच जाए। उसका उद्देश्य केवल इतना ही होता है पूरे यूट्यूब में। इस बात का ध्यान रखिए आप। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप छोटी मानसिकता के नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली है दोस्तों। अब भविष्य में इसलिए इसी क्रम में हम और वीडियोस लेके आते जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाए होते तो कल का वीडियो भी आपको मिला होता, आज का भी मिलता और इससे आने वाले बाद का वीडियो मिलता।
मगर आप नहीं दबाए थे ना, इसलिए आप वो गलती मत कीजिए। तो लाइक कीजिए, वो हमारे मोटिवेशन का सोर्स बनता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और फ्री में बहुत सारी चीजें स्पेशल कंटेंट ला सकें। ठीक, आइए अब आते हैं दोस्तों धारा 2 पर। तो सर धारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, चलो भाई तुम अपना परिचय दो। मालिक ने बोला लेबर से चलो तुम अपना परिचय दो, तो धारा 1 खत्म। अब धारा 2 हो गया। अब धारा 2 में क्या बोलेगा मालिक, अरे चलो अब तुम मुझे परिभाषाएं बताओ कि तुमने कहाँ कहाँ काम किया है, किस किस मशीन का तुमको नॉलेज है। अच्छा तुम सीएनसी मशीन में काम किया, चलो सीएनसी की परिभाषा बताओ क्या होता है। तो हाँ भैया, अब मालिक उससे उसका एक्सपीरियंस पूछेगा ना, बस वैसे इसलिए धारा 2 में होती है परिभाषाएं, उस सब चीजों को परिभाषाएं पूछ रहा है। इसलिए धारा 2 आपको याद हो गया, परिभाषा है इसमें। और सर इस परिभाषा के अंतर्गत किसकी, इसको कूट में दे सकते हैं कि मजदूर संदाय अधिनियम 1936 की धारा 2 के अंतर्गत कौन कौन सी परिभाषाएं सम्मिलित नहीं है। तो आपको जो सम्मिलित हो देगा और एक नहीं सम्मिलित डाल देगा, इसलिए याद रखिए कौन कौन सम्मिलित है। तो दोस्तों इसमें नियोजित व्यक्ति इन द सेंस जो कर्मचारी उसे नियोजित व्यक्ति कहा गया अधिनियम में, इसलिए शब्द का मतलब भी समझाने के लिए दोनों साथ में लिखा हूं। सर नियोजक यानी कि मैनेजर या मालिक होता है, तो सर इसमें नियोजित व्यक्ति, नियोजक, कारखाना, औद्योगिक और अन्य संस्थान जैसे ट्रामवे सेवा, मोटर परिवहन सेवा, यात्री, मगर ये यहाँ पे औद्योगिक और अन्य परिवहन सेवा जो होगी ये केवल ढुलाई वाली होगी, माल ढुलाई, चाहे यात्री की ढुलाई करे चाहे सामान की ढुलाई करे, ढुलाई वाली होगी। विमान परिवहन सेवा, एक डाक, घाट या जेटी, यांत्रिकी, अंतर्देशीय जलयान, खान, खदान या तेल, है ना। बागान की परिभाषा, कर्मशाला की परिभाषा, सरकार जिस क्षेत्र को चाहे जोड़ सकती है इसमें, इसकी परिभाषा में और भी चीजों को जोड़ सकती है और क्षेत्रों को भी। खान की परिभाषा, बागान की परिभाषा, रेल की परिभाषा, है ना, ये सब चीजें दोस्तों आपकी इसकी परिभाषाओं में सम्मिलित है। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई इसमें कौन सी परिभाषा सम्मिलित है, तो हाँ सर इसमें रेल की परिभाषा, बागान की, खान की, सबकी परिभाषा सम्मिलित है जो आपको दिख रहा है। और इसमें अगर कुछ ऐसा क्षेत्र बच जाता है जो सरकार को भविष्य में जोड़ना है, तो हाँ सरकार इस चीज क्षेत्र को चाहे जोड़ सकती है, इस चीज को पूछ सकते हैं कि बताइए मजदूरी संदाय अधिनियम धारा 2 में अगर किसी और क्षेत्र की जोड़ना हो परिभाषा को, तो भैया कौन कर सकता है, तो सरकार कर सकती है। सरकार मतलब है राज्य सरकार, लिखेंगे सब ऑप्शन में। अब आते हैं दोस्तों, देखेंगे अगर कोई पूछ लिया कि मजदूरी संदाय अधिनियम धारा 2 के तहत खान की परिभाषा किसमें से ली गई है, और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है 2018 के एग्जाम में, तो पूछ बताएंगे भाई खान की परिभाषा ली गई है खान अधिनियम 1952 से। सर बागान की परिभाषा ली गई है बागान श्रम अधिनियम 1951 से, लिखिए 52 है 51 है। और सर रेल की परिभाषा ली गई है भारतीय रेल अधिनियम 1890 से। याद रखिएगा इनको कहाँ से इसकी परिभाषा ली गई है ना। फिर कारखाना की परिभाषा ली गई है कारखाना अधिनियम 1940 से। क्लियर हो गया। सर यहाँ पे जो विमान परिवहन वाला क्षेत्र आ रहा है, इसको पूछेगा कूट में, याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे विमान परिवहन, ऐसा विमान परिवहन आएगा, ऐसा वायु परिवहन आएगा जो सिर्फ केवल यात्रियों की और माल की ढुलाई करता है। इसके अंतर्गत कोई भी सरकारी और डिफेंस सेक्टर का वायु परिवहन समाहित नहीं है। याद रखिएगा कि जो आपकी धारा 2 में जो परिभाषाओं में जो विमान परिवहन सेवा है, क्या उसके अंतर्गत सरकारी परिवहन भी सम्मिलित है, तो नहीं। क्या डिफेंस यानी कि आर्मी, मिलिट्री, नेवी का भी जो वायुयान है उसमें सम्मिलित है, नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। सर इसमें डाक, घाट या जेटी, घाट या जेटी भैया समझिए कि वो जेटी देखते हैं समुद्र में चलाते हैं हीरोइट टैंक बन करके, यस। अगर वो जेटी से दोस्तों अगर यात्री माल की ढुलाई कर रहे हैं तो भी इसके अंतर्गत समाहित, मगर वो जेटी ढुलाई से संबंधित होगा तो ही इसके अंतर्गत काउंट किया जाएगा। क्लियर हो गया। इसलिए हर एक चीज को येलो में लिखा मैंने अलग से, जिसको पूछेगा आपसे। नियोजक व्यक्ति से आप क्या समझते हैं, मतलब मैनेजर या मालिक को नियोजक व्यक्ति कहा गया। और नियोजित व्यक्ति से क्या समझते हैं, तो कर्मचारी को नियोजित व्यक्ति कहा गया है। क्लियर। चलिए इसलिए एक शब्दों से जो आपके क्लिष्ट हिंदी उससे परिचित करा दूंगा। इसमें जो बागान बोला गया है उसको बागान श्रम अधिनियम 1951 से लिया गया है। इसमें जो खान बोला गया खान अधिनियम 1952 से लिया गया है। रेल बोल गया रेल आपके रेल भारतीय रेल अधिनियम 1890 से रेल की परिभाषा ली गई है। क्लियर हो गया। इन परिभाषाओं को इनकी खुद के जो पर्सनल अधिनियम है उसमें जो परिभाषा दी गई है उसी को ही यहाँ परिभाषा के रूप में माना गया है, ऐसा ही कहना चाह रहा है। इसलिए ताकि भैया इस अधिनियम में बेमतलब उसी परिभाषा को 4 बार कॉपी ना करना पड़े। ठीक, चलिए अब आप भैया काम तो कर रहे हैं आप लेबर होकर के, मगर किस लिए काम कर रहे हैं सर? जैसे हम तो सर काम करते हैं पैसे के लिए सर, हमारी जिम्मेदारी सर 100 में। आपकी जिम्मेदारी हो दोस्तों, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अपने मजदूर आप हैं तो मजदूरी के लिए काम कर रहे हैं, आप पारिश्रमिक के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई वही तो बात है कि आप मजदूरी के लिए काम तो कर रहे हैं। तो आइए इस अधिनियम के तहत हम जान लें कि मजदूरी क्या है और क्या नहीं है मजदूरी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए वेतन भुगतान अधिनियम या मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत इनमें से कौन मजदूरी में सम्मिलित नहीं है, तो किसको मजदूरी में नहीं गिना जाता? तो याद रखिए सर कंपनी के लाभांश को आपके मजदूरी में नहीं गिनते, अर्थात कंपनी का प्रॉफिट कितना है वो कोई लेबर अपने मजदूरी में काउंट नहीं कर सकता, है ना। यानी कि कल जाके लेबर केस कर सर कंपनी को तो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ उसमें मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला, ऐसा होता तो फिर टाटा बिरला अंबानी के साथ साथ उनके लेबर भी करोड़पति बन जाते ना।
वहाँ नहीं, मालिक ही बस अमीर होते हैं। यस, क्योंकि ये हिस्सा है ही नहीं मजदूरी का। दूसरा, आपको दोस्तों घर आवास के लिए अगर कोई आप आवास की फैसिलिटी दी जा रही है तो दोस्तों वो भी आपकी मजदूरी में सम्मिलित नहीं है। मजदूरी इन द सेंस कि भाई आपको वो घर, नौकरी के साथ साथ घर दिया गया है और उसमें आपको सरकार पैसा नहीं काट रही, जो आपकी कंपनी पैसा नहीं काट रही, मगर नहीं, कोई भी बड़ी कंपनी हो, यहाँ तक कि खुद सरकारी कंपनी हो, रेलवे हो, चाहे कोई हो, वो आपको दोस्तों घर की फैसिलिटी देती भी है, तो घर का किराया आपकी सैलरी से काट लेती है। अगर आप बाहर कहीं घर रहते हैं तो उसका किराया आपको अलग से देती है, इन द सेंस कि आपकी सैलरी से अलग से काटती है। तो घर की जो किराया है, बिजली का जो किराया है, जल का जो किराया है, चिकित्सा की जो सुविधा है, अन्य जो सेवाएं हैं, इन सभी का पैसा कंपनी आपके सैलरी से अलग से काट लेती है। इसलिए वो सब कटने के बाद की बात है कि मजदूरी जो होती है दोस्तों उसमें ये सम्मिलित नहीं है, ना ही घर का पैसा, रोशनी का, जल का, चिकित्सा सुविधा, कुछ भी आपके मजदूरी में सम्मिलित नहीं होती। इसका मतलब क्या, क्यों इसको बाहर रखा गया? क्योंकि इन चीजों की वजह से आप भैया किसी कंपनी में केस नहीं कर सकते कि देखिए सर मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे घर की फैसिलिटी नहीं दिया है, रोशनी की फैसिलिटी नहीं दिया है, जल की, चिकित्सा की, अन्य सेवाएं नहीं दिया है। और इसलिए आप क्या देखते हैं कि जितने भी मध्यम वर्ग की जगह पे जो कोई काम कर रहा है उनको ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और नहीं फिर भी वो काम कर रहे हैं, केस नहीं कर सकते अपने कंपनी में कि हमको उसने घर का फैसिलिटी नहीं दिया, लाइट का, बिजली का, पानी का, चिकित्सा का फैसिलिटी नहीं दिया, इसके लिए आप केस नहीं कर सकते क्योंकि ये मजदूरी में समाहित है ही नहीं। क्योंकि आप केस कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत जो मजदूरी में समाहित हो, ये है ही नहीं समाहित, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो आज हमको लगता क्या था कि मजदूरी में ये सब समाहित होता है, मगर ऐसा नहीं है। भाई 24,000 आपकी सैलरी है, उसमें भैया अगर ये सब चीज का पैसा काट दिया तो आपके हाथ में बचेगा क्या? और ऐसे भी इस समय जो इस 24,000 क्राइटेरिया वाले के अंदर जो काम करता है आदमी, ये 24,000 25,000 के रेंज में जो व्यक्ति काम करता है, उसको उस पैसे से ही मतलब होता है, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी, उसमें एक भी पैसा कटा नहीं सकता क्योंकि पूरा पूरा पैसा महीने खत्म होने से पहले खत्म हो जाते हैं। ज्यादा कि ये सब मजदूरी में समाहित नहीं होते हैं। फिर इसमें जब तक सरकार नियम ना बना दे तब तक ये मजदूरी में समाहित नहीं है। हाँ, इसमें सरकार नियम बना करके इसको ऐड कर सकता है, मगर अभी ऐड नहीं है, तो इसमें बदलाव कर सकता है सरकार। तीसरा बात, आपका जो पेंशन कटता है, भविष्य निधि कटता है, पीएफ, उपहार आपको कोई कंपनी से मिल रहा है, आपको कोई अच्छी, आपको कंपनी दान दे रही है, आपको त्योहार पे बोनस दिया जाता है, आपको कोई यात्रा भत्ता दिया जा रहा है, आपको कोई रियायतें दी जा रही हैं, आपको कोई ग्रेच्युटी दिया जा रहा है दोस्तों, तो इन सब चीजों से दोस्तों ये भी आपके सैलरी या मजदूरी में काउंट नहीं होता। अर्थात इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, आप मजदूरी मतलब पहचाना तो इतना समझिए कि आप ऑप्शन देखेंगे कि ऐसा क्या चीज है जिसके लिए मैं कंपनी पे केस नहीं कर सकता। हाँ, तो अगर कंपनी आपको भैया ये सब चीजें नहीं दे रही है, ये चीजें नहीं दे रही है, तो आप कंपनी में केस नहीं कर सकते। आपको रियल में जो पैसा अमाउंट मिल रहा है मजदूरी के रूप में, उस पैसे को अगर काटता है, उस पैसे में कुछ बेईमानी होता है, तो उस पैसे के लिए बस आप दोस्तों केस कर सकते हैं। इसलिए स्पष्ट हो जाए कि मजदूरी को क्या, किसे मजदूरी कहा गया इस अधिनियम में, क्योंकि इसका टाइटल ही मजदूरी संदाय अधिनियम, सबसे पहले सब मजदूरी ही आता है। चलिए क्लियर। इसमें से एक शब्द प्रयोग है ग्रेच्युटी, हमारी ग्रेच्युटी है, मगर इस ग्रेच्युटी की परिभाषा ली गया है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 से। मगर दोस्तों यहाँ ग्रेच्युटी शब्द बहुत हाईलाइटेड है, क्यों? क्योंकि ग्रेच्युटी भी इसमें सैलरी में काउंट नहीं होता, मगर ग्रेच्युटी का मतलब होता क्या लोगों को ये नहीं पता। आपको बता दो, जब भी एक सामान्य परिभाषा देना ताकि समझ विकसित हो सके, जब भी कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में 5 या 5 से अधिक साल तक काम कर लेता है तो कंपनी दोस्तों यानी लगातार मेरे साल से कंपनी जुड़ा हुआ है, ईमानदार व्यक्ति है, इतने साल जुड़ा हुआ है, हमारा परमानेंट एम्प्लॉय टाइप से है, तो चलिए इसको हम कुछ ना कुछ भी प्रोत्साहन देते हैं। उस प्रोत्साहन के रूप में दोस्तों कंपनी को कोई उपहार देती है, कुछ अलग से बोनस दे दे, या उसको अपने शेयर का कुछ हिस्सा दे दे, या कुछ अलग से पैसा दे दे। दोस्तों इस तरीके से जब किसी विश्वास पत्र एम्प्लॉय को कोई कंपनी कुछ देती है तो दोस्तों उसे कहते हैं ग्रेच्युटी। क्लियर। और इसकी परिभाषा किसमें दी गई है? ग्रेच्युटी ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में। तो आपके क्या क्या समाहित नहीं है मजदूरी में, समझ गए आप? यस, घर का बिल, रोशनी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जल बिल, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, रियायतें, ये सब चीज आपके सैलरी में काउंट नहीं होती है। धारा 2 फिनिश। धारा 3 है मजदूरी प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व। तो देखते हैं कितना समय हो गया है, क्योंकि भैया बहुत जरूरी है क्योंकि इसी समय में ही पूरा समय ना निकल जाए। चलिए, तो मजदूरी प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अभी इसी में बहुत समय निकल गया है। धारा 3 जो कि कल पढ़ा चुके हैं, इसको पढ़ लीजिएगा वहां से। तो मजदूरी प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व फिर रिवीजन करवा रहा हूँ। तो भाई कौन उत्तरदायी है आपको मजदूरी देने के लिए, पैसा देने के लिए? तो भाई जिसने आपको नौकरी में रखा है, सिंपल समझिए, जो भी आपको नौकरी में रखा है वही आपको पैसा देने के, सैलरी देने के लिए जिम्मेदार है। जैसे हर एक कंपनी मालिक तो सीधा आपसे आके नहीं मिलता, मालिक बीच में एक मैनेजर को रखता है, एक नियंत्रक को रखता है, मालिक बीच में एक प्रबंधक यानी मैनेजर को रखता है, एक नियंत्रक को या एक पर्यवेक्षक को रखता है, किसी ठेकेदार को रखता है, या अपने द्वारा कोई नाम निर्देशित व्यक्ति को रखता है। तो वह व्यक्ति, वह मैनेजर, वह
पर्यवेक्षक व नियंत्रक, यह दोस्तों जिम्मेदार है आपको सैलरी देने के लिए। अर्थात जिसने आपका इंटरव्यू लिया, जिसने आपको नौकरी पे रखा, दोस्तों वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है आपको सैलरी देने के लिए। तब समझ गए, नियोजक व्यक्ति से मतलब और मजदूरी देने का उत्तरदायित्व तो कौन है? जो हमारी नौकरी पर रखता है वही हमको सैलरी देने के लिए जिम्मेदार है। इसमें आते हैं कारखाने का प्रबंधक हो, कारखाने का ठेकेदार हो या और कोई भी ठेकेदार हो, उप ठेकेदार हो, पर्यवेक्षक हो, नियंत्रक हो, कोई नाम निर्देशित व्यक्ति हो कंपनी द्वारा, तो सब के सब दोस्तों आपके लिए उत्तरदायित्व है इनका कि आपको सैलरी भी दें, क्योंकि इन्होंने आपको नौकरी पे रखा है। क्लियर? आते हैं अगले पे, धारा 4। धारा 4 में है कि ठीक है, आप सैलरी बता दिए सर, कितने से 24,000 से कम अधिक वाले इसमें कैटेगरी में आएंगे, उनकी सैलरी में क्या इंक्लूड होता है नहीं होता है, कौन हमको देगा नहीं देगा, सब चीज़ ठीक है। मगर धारा 4 के तहत बताया गया है अवधि की, भाई कितने दिन में सैलरी दोगे आप। तो याद रखिए अवधि, धारा 4 के अंदर जो अवधि दी गई है, तो दोस्तों उस अवधि का आधार है मासिक, कि हर किसी को मासिक आधार पर वेतन दिया जाएगा। इसमें दैनिक साप्ताहिक वगैरह मत भटकिएगा। अधिनियम के अनुसार दोस्तों एक माह लिखा मतलब मासिक है इसका आधार, पेमेंट करने का आधार है मासिक, ना दैनिक ना साप्ताहिक ना आपका वार्षिक ना कुछ, मासिक आधार पर आपको सैलरी दिया जाएगा। और भी कितने महीने में? प्रत्येक 1 माह में। 1 माह से अधिक लेट नहीं कर सकता कोई भी कंपनी, आपको 1 माह से अधिक लेट नहीं कर सकता सैलरी देने में। उसको प्रत्येक 1 माह में आपको सैलरी देना होगा। जैसे आज 1 अप्रैल है, जो मेरा बर्थडे है, तो 1 मालिक बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आज 1 अप्रैल है, वह आपको 1 मार्च को मई को देगा, फिर 1 मई को 1 जून को देगा, 1 जून को 1 जुलाई को देगा। हाँ, मगर किन्हीं कारणों से दोस्तों उस सैलरी देने का जो 1 अप्रैल को था वो 1 मई आया, तो 1 मई को नहीं दे पा रहा है, तो उसमें कुछ लेट करने का भी सीमा दिया है कंपनी को भी, कि कुछ आपका लेट हो रहा है तो ठीक है, आपको इतना दिन का हम समय देते हैं एक्स्ट्रा, इस बीच में आप पेमेंट कर देना लेबर्स को। दोस्तों उसको हम आगे बढ़ेंगे। और ये समझ लीजिए मेनली अवधि कितनी मेंशन धारा 4 में? 1 माह से अधिक नहीं हो सकती, यानी 1 माह के अंतर्गत आपको सैलरी देना है। तो मासिक आधार पर प्रत्येक 1 माह में सैलरी देते जाना है। अब आइए उसी को देखते हैं धारा 5 में कि भैया आज 1 अप्रैल को सर मैंने काम चालू किया, 1 मई को मेरा डेट पूरा था, और कंपनी 1 मई को सैलरी नहीं दी, बोले मुझे थोड़ा सा समय दे दो। तो सर समय कितना होता है? आइए आपको उसको समझा दूं। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं, पूछना ही पूछना है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके दिखिएगा जैसे क्वेश्चन पैटर्न पसंद उनको वैसा ही है। कैसा? कि बताइए भुगतान में विलंब, धारा 5 के तहत 1000 से कम व्यक्ति है, अगर किसी कंपनी में 1000 से कम व्यक्ति हैं, काम करने वाले 1000 से व्यक्ति कम हैं, तो दोस्तों उस व्यक्ति को उस 1 माह के बाद 7 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। कितने दिन का? 7 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है कि ठीक है, आपको आज 1 अप्रैल को आपने काम चालू किया, 1 मई को लेबर का पेमेंट का डेट पूरा गया, और आपकी कंपनी में 1000 से अगर कम व्यक्ति हैं तो उसको आपको और 7 दिन का समय दिया जाएगा कि 7 दिन के अंदर सबका सैलरी दे दो उस कंपनी को, क्योंकि 7 दिन का यहाँ पे कैप मिलता है उनको। और दोस्तों अगर 1000 से अधिक इंप्लॉय हो तो मन में आना चाहिए ना कि 1000 से कम थे तब तो ठीक है सर 7 दिन, और 1000 से अधिक इंप्लॉय हो तो अरे भैया बताइए 1000 से कम थे तो 7 दिन दिया गया, अब 1000 से अधिक इंप्लॉय हमारे ज़्यादा इंप्लॉय पे थोड़ा समय ज़्यादा देना चाहिए ना। इसलिए दोस्तों 1000 से अगर अधिक इंप्लॉय होंगे तो उनको 7 की जगह 3 दिन बढ़ा के 10 दिन का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है कि ठीक है आप और 10 दिन एक्स्ट्रा समय ले लो, मगर इनका सैलरी दे दो 10 दिन के अंदर, ठीक है। और दोस्तों अगर कोई कंपनी अगर नौकरी से आपको निकाल देती है, चलो आपको मैं कंपनी से निकालता हूँ, यू आर फायर्ड, अगर आपको बोलती है यू आर फायर्ड, तो उस कंपनी को 2 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान करना होगा। कितने दिन के अंदर? 2 दिवस के अंदर, 2 कार्य दिवस के अंतर्गत पूरा भुगतान करना होगा। और दोस्तों अगर कोई माल ढुलाई से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला व्यक्ति है, मतलब चाहे उस समुद्र में माल ढुलाई कर रहा है, गाड़ी माल ढुलाई कर रहा है, माल उतारना माल चढ़ाना, चाहे हवाई जहाज माल चढ़ाना उतारना, मतलब कहीं भी हो अगर वो माल चढ़ाने उतारने काम कर रहा है, तो वैसे कार्य में संलग्न व्यक्ति को भी सैलरी में लेट कितना दिन कर सकता है कोई कंपनी? 7 दिन तक। वहां ये नंबर्स मैटर नहीं करते, अगर वो माल ढुलाई जुड़ा है तो उसमें मैक्सिमम 7 दिन ही लेट कर सकते हैं। ये माल ढुलाई के अलग से एक प्रावधान है, याद रखिएगा। यूट्यूब में फिर बताऊंगा, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया है ये चीज, ये 3 चीज बताया, इसको नहीं बताया है अलग से, और पूछ ले सकता है, क्योंकि हम टीचर कैसे डिसाइड करेंगे एग्जामिनर क्या पूछेगा? हमारा फर्ज है कि हम सब पढ़ाएं, उसको इजी करके की पॉइंट्स में पढ़ा देता कि बच्चों को याद रह सके, क्योंकि एक नजर देख लेंगे तब तो बना पाएंगे, देखेंगे नहीं तो। और यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स का वीडियो देखा मैंने भी भाई कि कहाँ कमियाँ छूटती हैं, तब मैं एनालाइज करके और उस पूरे अधिनियम को पढ़ करके उसको और हिंदी में सरल करके उसको अलग से टाइप करा के उसको अलग से कलर चेंज करवा के, दोस्तों बहुत आपको अंदाजा नहीं होगा इस एक एक्ट को बनाने में 1 दिन का समय लगा है, जिसमें केवल आधा धाराएं बनी है। क्योंकि मैं सुबह से लेकर के 4 घंटे बैठ के अधिनियम को पूरा पढ़ा, उसको पूरे रजिस्टर में इजी लैंग्वेज में लिखा, फिर उसको दोस्तों टाइपिंग करवाया, टाइपिंग फिर दोस्तों उसमें जो इंपॉर्टेंट जो आपको एक नजर में दिख जाए उसको येलो कलर से करवाया, फिर दोस्तों आगे खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें लगभग मेरे को 3 दिन का प्रोसेस लग गया है। आज ये 3रे दिन का क्लास है जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे 2 दिन पहले मैंने प्रोसेस कर लिया था जब एडिटिंग वाला। आपको अंदाजा भी कि टीचर कितना मेहनत करता है आपके लिए, है ना। आइए, जो सिर्फ अधिनियम से पढ़ाना होता और मुंह से आपको फैक्ट देना होता, तो जैसे देखिए दोस्तों हमारा इंद्रियां जो है ना,
जिसको देखते हैं उसको लंबे समय तक याद रखता है, इसलिए यहाँ पर दिखाने के लिए ही इसको अलग से कलर से हाईलाइट किया ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, इसलिए मेहनत की। तो मौखिक तौर पर बता पढ़ा होता तो पूरा अधिनियम ले आता, वहीं से आपको पॉइंट बोल बोल के पढ़ा देता, तो इसे खत्म कर सकता था। हमारा मैं खत्म के लिए नहीं, आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब इतना डायलॉग मार दिया तो एक बार लाइक कर दो, चलो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। चलो हाँ, मगर जो मेहनत बताया वो सच्चाई है मेहनत का। अभी अब देख रहे हैं आपको आवाज़ क्लियर है करके, हम पूरा पंखा वगैरह फैन बंद करवा करके, पूरे हॉल में एक ही फैन बस चल रहा है, वो भी उस कोने में चल रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। चलिए, हवा नहीं आ रहा कहने मतलब। आइए पढ़िए दोस्तों, जो दिन लिखा है कि भाई आपको 7 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा, 10 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। ये जो दिन है दोस्तों, ये दिन आपको याद रखिएगा, फिर भटका सकता है कोई कूट में अगर आप कंडीशन दे दिया तो। जो 7वां दिन पर अगर वो छुट्टी पड़ गया तो आपको बता दो, छुट्टी का भी 2 केस है, इसको समझिएगा। अगर उस दिन दोस्तों कोई सरकारी छुट्टी पड़ रही है तब तो वो दिन काउंट नहीं होगा, तब तो उस वैलिड है कि भाई ठीक है, उसको काउंट नहीं किए। इसमें केवल इस दिनों में कार्य दिवस को काउंट किया जाता है। कहने का मतलब कि आज 7वां दिन अगर संडे पड़ गया नॉर्मल तो भैया काउंट नहीं होगा, है ना। हाँ, कोई सरकारी छुट्टी पड़ गई, कुल मिलाकर के 7 दिन जिसमें अब लेबर काम करता है उस दिन को काम काउंट करते हैं, छुट्टी के दिन को काउंट नहीं करते हैं। और छुट्टी वाले में बता दें, अगर कोई छुट्टी ऐसा है कि सरकारी छुट्टी पड़ गई तो उसको भी आप वैलिड मान सकते हैं। आपका कार्य दिवस था और उस कार्य दिवस को आपने काउंट किया, और उसके बाद भी 7वें दिन अगर छुट्टी पड़ गया, कोई सरकारी छुट्टी, कोई लीगल छुट्टी, तो दोस्तों उसको आप काउंट कर लेंगे। मगर दोस्तों अगर उस दिन कोई उस कंपनी ने परेशान होने के चक्कर में खुद से ही छुट्टी बोल के नहीं आज छुट्टी है, तुम कल आना, तुम पेमेंट देंगे, तो नहीं, वैसे में काउंट नहीं होगा। अर्थात उस कंपनी को आपको एक दिन पहले ही भुगतान करना होगा। अगर तो कल ऐसा बहाना मारने वाले हो तो उस एक दिन पहले भुगतान करो लेबर को। हालांकि बहुत अलग लेवल का बात है, मगर आप समझ जाइए इस बात। आइए आगे पढ़ते हैं कि अंतिम दिन छुट्टी पड़े तो अंतिम दिन 7वें दिन, 10वें दिन, 2वें दिन, 7वें दिन अगर छुट्टी पड़े तो उससे पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। तो अगर अंतिम दिन छुट्टी पड़े तो उससे एक दिन पहले ही आप भुगतान कर दीजिए, ये मेंशन्ड है। 1 माह से ज्यादा कर्मकार वेतन लंबित नहीं रखा जा सकता। लंबित का बात है, देना कितना सैलरी 1 माह के भीतर, और अगर लेट कितना कर सकते हैं तो इतने दिन लेट कर सकते हैं आप नॉर्मली इस केसेस में, मगर आप अधिकतम लेट कर सकते हैं केवल 1 माह। तो अब 1 माह से ज्यादा किसी भी काम करने वाले का वेतन लंबित नहीं रख सकते। इस 1 माह को भी याद रख लीजिएगा, आपने 1 माह पढ़ा है कि आपको सैलरी हर 1 माह में मिलना चाहिए। और अधिकतम आपको लेट कितना कर सकते हैं, तो इस केसेस में इतने दिन लेट कर सकते हैं, मगर अधिकतम लेट कितना कर सकते हैं सैलरी देने में, तो अधिकतम 1 माह ही लेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर ये लेबर जाके केस कर सकता है। क्लियर। चलिए धारा 6 यहाँ तक पढ़ाना था, इसका फिर हम नया पढ़ेंगे। भुगतान का माध्यम, तो भैया बात होगी सैलरी आप देंगे सर, कंपनी आपको सैलरी देगी, पर किस रूप में देगी, क्या माध्यम होगा। तो पहले आपको सिक्के और नोट के माध्यम से सैलरी दी जाती थी। फिर अंग्रेजों के समय का है अधिनियम, उसमें भाई कैश में दिया जाता था सैलरी, बहुत कम सैलरी था। फिर कर्मचारी से अगर आप कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने कर्मचारी से लिखित प्रमाणन ले लिया है, तो इस केस को याद रखिएगा कंडीशन को। अगर कर्मचारी से लिखित प्रमाणन ले लिए, लिखित रूप में ले लिए हैं, तो लिखित प्रमाणन लेने के बाद ही कंपनी उसको चेक के माध्यम से भुगतान कर सकती है। अर्थात जब लेबर ये लिखित नहीं देते कि ठीक है मैं एग्री करता हूँ कि आप मुझे चेक में भुगतान कीजिएगा, तो उसकी लिखित मानने के बाद भी आप उसको चेक में पेमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आपको सिक्के और नोट में उसको पेमेंट करना होगा। मगर अब ये सब चीज से आप मुक्त हो गए हैं, केस याद रखिए, जरूर रखिए, मगर आप मुक्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 2017 में आपको बताया था सैलरी को भाई 24,000 कर दिया गया है। यस, उसी में देखिए 2017 में फिर बदलाव किया गया कि वर्ष 2017 के पश्चात भुगतान का माध्यम अब केवल और केवल चेक और बैंक डिपॉजिट हो गया है। कि आप किसी भी लेबर को पेमेंट या तो केवल चेक या केवल बैंक डिपॉजिट से ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बैंक का स्टेटमेंट निकाल के रिकॉर्ड रखा जा सकता है, चेक का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, तो ये इससे रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी होती है। इसलिए 2017 के बाद इसको कर दिया केवल चेक या बैंक डिपॉजिट ही आप कर सकते हैं 2017 के बाद से। मगर फिर एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, फिर यूट्यूब में इस चीज को अलग से मेंशन नहीं किया 2017 के बाद वाले इस अपडेट को, तो उसी पुराने अधिनियम को पढ़ा रहे हैं, हुए सुधार को पढ़ा ही नहीं रहे। अपडेट को पूछेगा ही एग्जामिनर भाई, और नहीं पूछा तो ठीक है, मगर पूछ लिया तब कहाँ जाएंगे बच्चे, किसके भरोसे पढ़ेंगे। समझिए टीचर की जिम्मेदारी है, जो भी यूट्यूब पे है उससे जिम्मेदारी है भाई आप समझिए जो अपडेट हुआ है उसको पढ़ाइए। और इस अपडेट के बारे में हमारे जो सर हैं टॉपर छत्तीसगढ़ के, है ना, घनश्याम पाणिग्राही सर जी, उन्होंने बुक में स्पेशली मेंशन कर दिया है। इन्होंने अपने बुक में स्पेशली 24,000 वाले केस को मेंशन कर दिया। यहाँ तक कि आपको बता दूं इसका डाटा ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था, इसलिए सब ऑनलाइन वालों से गलतियां हो गई। मगर आप देखेंगे कि केवल सर ने ही रिसर्च करके उस चीज को स्पेशली लिखा। देखिए इसकी राशि 24,000 रुपये किया गया है 2017 के बाद। ये फायदा है दोस्तों ऑथेंटिक इस एक्सपीरियंस आदमी के बने हुए पुस्तक को पढ़ने से। यहाँ तक कि मुझे भी इनकी पुस्तक को पढ़ने के बाद जब अधिनियम को पूरा कन्वर्ट किया हिंदी में, फिर इनकी पुस्तक का भी अपडेट लिया, 2-3 पुस्तकों मिलाकर सब बनाया, तब मुझे इतना सब फैक्ट मिला है
क्लियर? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आते हैं धारा 7 में। धारा 7 में क्या देखिए दोस्तों, धारा 7 ऐसे बनता है, आपके लिए ऐसे बनेगा। हाँ दोस्तों, ऐसे जो बन रहा है देखिए, ऐसे धारा 7 ऐसे ऐसे दोस्तों, ऐसे इसको समझिए कि काटने का चीज है ना, हंसुआ जैसे हो गया, हंसुआ जैसे। दोस्तों हम किसी चीज को काटते हैं ना, धारा 7 में हो गया कटौती, इसलिए देखिए धारा 7 में दिया है पूरा कटौती। अब देखिए कटौती अर्थात आपके सैलरी में किस किस कंडीशन में वही कंपनी पैसा काटेगी आपका सैलरी से, या किसी भी केस में आपकी सैलरी से क्या क्या चीजें काटी जा सकती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आपकी सैलरी से अगर कोई जुर्माना आपके ऊपर लगा हुआ है तो उसके तहत आपकी सैलरी से पैसा कट सकता है, तो जुर्माना के लिए पैसा कट सकता है। और अलग से धारा 8 में जुर्माना दिया भी गया है। फिर देखिए, आपके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने हेतु आपकी सैलरी से पैसा काट सकते हैं। अगर आप अपने ड्यूटी में जा ही नहीं रहे, आपका कर्तव्य कि आप ड्यूटी में जाइए तब तो आपका पैसा मिलेगा। अगर आप एब्सेंट रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, तो आपका पैसा तो कटेगा ही। ठीक है, धारा 9, धारा 10, इसी में देखिए, इसी के तहत भी कटौती को अलग अलग धारा दे दिया गया फिर डिस्क्राइब करने के लिए। धारा 10, माल और हानि या नुकसान होने का अगर आप पहुंचाते हैं तो कटौती, अर्थात आप किसी भी सामान को, कंपनी के चाहे सरकारी किसी सामान को माल नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो उसका भी पैसा आपके सैलरी से कट सकता है। जैसी बात है सर। आवासीय बोर्ड या गृह आवास सुविधा अगर आप लेते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको भी पैसा आपकी सैलरी से कटेगा ही कटेगा। यस, क्योंकि आपकी मजदूरी में नहीं आता ना, आप अलग अलग से फैसिलिटी मांगेंगे, अलग कोई सुविधा मांगेंगे, तो आपकी सैलरी से उसका पैसा काट लेगी कंपनी। ठीक है, विशेष सुविधा हेतु कटेगी, अगर आपको विशेष सुविधा मांगते हैं तो उसके लिए पैसा काट लेगी आपके सैलरी से। ठीक है, अधिदाय, यानी कि अधिदाय कैसे शब्द समझ नहीं पाते मगर अब आप समझेंगे। अधिदाय इन द सेंस यात्रा भत्ता हेतु कटौती। यात्रा भत्ता अगर आप मांगते हैं भैया तो उसके लिए सैलरी काट लेगा। हालांकि कंपनी अगर आपको अगर अपने काम से भेज रही है तब तो आपको यात्रा भत्ता दे देगी, है ना। हाँ, मगर आप अपने खुद के सफर जा रहे हैं तो पैसा आपके सैलरी से कट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप कटते हैं आपकी सैलरी से, आप खुद जा रहे हैं उस पर करने, तो हमारी कंपनी आपको कहीं भेजेगी तो आपको यात्रा भत्ता देती है। श्रम कल्याण निधि या अन्य प्रयोजन हेतु, अगर आप भैया कहीं किसी श्रम कल्याण की निधि में खजाने में पैसा डालना चाहते हैं, आप खुद कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक फंड बना हुआ है, आप चाह रहे हैं कि मेरा भी इसमें योगदान है, मेरे सैलरी से हर महीने 100 रुपये इसमें कटेगा, और इस फंड का प्रयोग हम पूरे जितने भी कर्मचारी हैं इनके भैया परिवार के मेडिकल इलाज के लिए, इनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, इन सबके बसेस फैसिलिटी के लिए, इन सबके भैया टूर ट्रेवल के लिए, मतलब किसी कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रयोग होगा, श्रमिक के कल्याण के लिए प्रयोग होगा। ऐसे निधि में भी अगर अपना सैलरी कटवाते हैं तो हाँ, उसके लिए भी पैसा आपकी सैलरी से कट सकता है अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो अन्य प्रयोजन हेतु, अगर आप किसी और अन्य प्रयोजन से जुड़ गए हैं, भाई हर साल इस महीने मंदिर के ट्रस्ट में पैसा कटवाना चाहता हूँ, तो उससे भी आपकी सैलरी में कटौती होती रहेगी। फिर लोन के ब्याज भुगतान हेतु भी कटौती, जैसे आप लोन लिए तो आपकी सैलरी से ब्याज तो कटेगा ही कटेगा। हाँ सर। आयकर भुगतान, अगर आप आयकर देने योग्य आपकी सैलरी है भाई, तो आपका आयकर भी आपकी सैलरी से कट के ही आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, ये सब कानून के तहत कटौती बताई गई ना। इन सभी केसेस में किसी व्यक्ति की सैलरी से कटौती हो सकती है, और इन सभी कारण के अलावा कंपनी किसी बेमतलब की चीजों पे अपने किसी स्वार्थ के लिए पैसा नहीं काट सकती। फिर अगर न्यायालय ने आपके ऊपर कोई केस लगा दिया और उस केस के द्वारा आपके ऊपर कोई जुर्माना लगा दिया, तो न्यायालय द्वारा आदेशित कटौती, अगर न्यायालय ने आदेश दिया है इस व्यक्ति की सैलरी से 500 काटा जाए, चाहे आप किसी से उधारी लिए थे, चाहे कुछ भी उस पर केस वगैरह हुआ, फिर आपको बोला न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि भाई इनकी सैलरी से 500 काट के उस व्यक्ति को दिया जाए, तो उसके लिए कटौती होगी। फिर अगर आप भविष्य निधि में उससे के लिए पैसा कटवा रहे हैं, उसके लिए पैसा कटौती होगी। सहकारी सोसाइटी से जुड़े हैं तो उसके लिए कटौती होगी। आपने कोई जीवन बीमा निगम पॉलिसी ली है तो उसके लिए कटौती होगी। भारत या राज्य सरकार की प्रतिभूति को आपने क्रय किया है तो उससे संबंधित कटौती होगी। ये सब कोर्ट में पूछेगा। कल्याणकारी कार्य से संबंध आप जुड़े हुए हैं तो उससे संबंधित कटौती होगी। व्यवसाय संघ की आपने सदस्यता ली है तो उसकी कटौती होगी। प्रशासन को हुई हानि है तो अगर अपने प्रशासन को हानि पहुंचाया है, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उससे सीट को तोड़ दिए, खिड़की उखाड़ लिए, कुछ पंखा उखाड़ के ले आए, तो भैया उस हानि के लिए आपसे कटौती होगी आपकी सैलरी से। कुल मिला के कटौती आपकी सैलरी से कितने तरीके से हो सकती है, जो भी लीगल तरीका, जो आप खुद नॉर्मल डेज में समझ में आते हैं, हाँ यार अगर मैं गलती करूंगा तो मेरे सैलरी से पैसा कट सकता है, तो सारे ही कारणों से आपके सैलरी से पैसा कटेगा। चाहे मेडिकल फैसिलिटी लीजिए, जीवन बीमा पॉलिसी लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, डाकघर का, पोस्ट ऑफिस का कोई स्पेशल स्कीम लीजिए, उनके लिए आपकी सैलरी से जिसके लिए आप खुद पैसा कटवाते हैं वो सब पैसे कटेंगे, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे कुछ भी हो। इसलिए याद नहीं रखना है, एक कॉमन सेंस हो गया, मगर मैं कोड बना के दे दिया ताकि आप भटके ना। फिर आते हैं सहकारी संस्था में कुल वेतन का केवल 75% ही कटौती सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन, इसलिए इसको याद कर लीजिए। इतने बार हाथ रहे हो तो याद कर लो आप। अगर बोलता है कि बताइए अगर कोई व्यक्ति सहकारी संस्था में काम कर रहा है तो अधिकतम उसके कुल वेतन, ये चाहे कितने भी कारण हो, मगर अधिकतम उसके कुल वेतन का कितना प्रतिशत पैसा काट सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सहकारी संस्था में काम कर रहा है तो उसके कुल वेतन का केवल आप 75% ही पैसा काट सकते हैं, है ना। अधिकतम कितना काट सकते हैं, केवल 75% ही उसका सैलरी काट सकते हैं।
अगर 10,000 उसका सैलरी है तो भैया तो 7500 रुपये ही काट सकते हैं। 100 रुपये सैलरी तो भाई 75 रुपये ही आप काट सकते हैं। 1000 सैलरी तो 750 रुपये ही काट सकते हैं। मतलब कुल मिला के सहकारी संस्था में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके कुल वेतन का केवल 75% ही आप पैसा काट सकते हैं। इनमें से कोई भी कारण हो, उस कारण से उससे ज्यादा सैलरी नहीं काट सकते। तो 25% उसको भी जीने के लिए छोड़ दो भाई, ठीक है, ताकि उसके 20 बच्चे हैं। और मगर सहकारी संस्था के अलावा अन्य कोई भी अब संस्था हो, बाकी सारी संस्थाएं प्राइवेट का कोई भी संस्था हो, वो अधिकतम अन्य सभी संस्थाएं कुल वेतन का केवल 50% ही काट सकती हैं। लीगल तरीका से होने के बाद भी किसी व्यक्ति की सैलरी का मैक्सिमम 50% ही हो सकता है। इसलिए आप कई बार देखे होंगे कि जिसका 75% पूरा हो गया, जिसका 50% पूरा हो गया, व्यक्ति लोन के लिए जाता है, कंपनी बोलती है सॉरी सर हम आपको लोन नहीं दे सकते, क्योंकि आप पहले ही आपकी सैलरी का 50% आप कटवा रहे हैं और उससे ज्यादा हम आपको काटने का हमको अधिकार नहीं है। क्लियर? तो 75%, 50% सहकारी संस्था, अन्य सभी संस्था के केस में याद रखिएगा। आइए, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब हो गया धारा 8। तो जैसे अब देखिए वही बताएं, पूरा सीक्वेंस है। जब आप धारा 7 पढ़े, धारा 7 में पहला कारण क्या था? धारा 8 वाला, जुर्माने के लिए आपको पैसे सैलरी काटेगा। धारा 8 में जुर्माना आ गया। देखिए अगला धारा 8 में जुर्माना, कि किन किन केसेस में आपकी सैलरी पर जुर्माना लगाया जा सकता है या आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। समझते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि कोई फाइन या जुर्माना वेतन के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। कि कोई भी फाइन हो या कोई भी जुर्माना हो, वो व्यक्ति के वेतन के 3% से अधिक नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको अब दोस्तों हाईलाइट करके इसलिए लिखवाया है मैंने, इसको एग्जैक्ट ऐसे ही पूछेगा कि मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी व्यक्ति के सैलरी से कितनी जुर्माना अधिकतम काटा सकता है। तो किसी व्यक्ति के वेतन से अधिकतम 3% से अधिक जुर्माना नहीं काट सकते। आप 3% तक ही आप बस जुर्माने की राशि काट सकते हैं। अगर उसका सैलरी 100 रुपये है तो 3 रुपये काटिए, 1000 भैया तो 30 रुपये काटिए, 10,000 भैया तो 300 काटिए। इस तरीके से केवल 3% ही आप काट सकते हैं किसी व्यक्ति से जुर्माने के रूप में सैलरी से। कितना? केवल 3%। इस 3 को याद रख लीजिए, यह 3 आपके जीवन बचाएगा बिन। चलिए, जुर्माना याद रखिए, कभी भी जुर्माना जो व्यक्ति पे किसी पे व्यक्ति पे जुर्माना लगा है ना, जैसे आप देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, क्या बोलते हैं? आपको 500 रुपये जुर्माना लगा है, तो आप बोलते हैं कि साहब 500 रुपये जुर्माना है। हालांकि फैसिलिटी अलग है, जो कोर्ट में जाएगा केस, तब वो कोर्ट उस पर देखते हैं बहुत बड़ा अमाउंट है तो कोर्ट भैया उसको अलग अलग किस्तों तोड़ देता है। मगर नॉर्मली जब देखते हैं 500 रुपये जुर्माना लगेगा तुम्हारा, तो आप बोलेंगे ठीक है साहब काट दो, तो 500 रुपये स्लिप काटेगा, स्लिप पकड़ाएगा, 500 रुपये पूरा लेगा आपसे। मतलब जुर्माने की राशि दोस्तों कि ये अभी दे दो 200, कल आके देना 200, परसों देना 100 रुपये, 500, ऐसा नहीं। जुर्माने की राशि किस्तों में वसूल नहीं किया जा सकता है। आपको जुर्माने की राशि कैसे भी हालत में, किसी भी हालत में 60 दिनों के अंदर अंदर प्राप्त कर लेना है। क्यों? पहली बात तो जुर्माने की राशि आप किस्तों में नहीं ले सकते, किस्तों में वसूल नहीं कर सकते, किस्तों में वसूल नहीं कर सकते, ये भी याद रखिए, कोर्ट में पूछेगा। दूसरा, 60 दिन के भीतर प्राप्त करना है, अन्यथा अगर 60 दिन बीत गए तो 60 दिन बीतने के बाद आप उस व्यक्ति से जुर्माने की राशि नहीं मांग सकते, है ना। अगर किसी व्यक्ति पे कोई फाइन लगना है तो दोस्तों 60 दिन बीतने के बाद उससे उसका पैसा नहीं, उस पर जुर्माना नहीं लगा सकते। मगर हाँ, आज उस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया जिसकी वजह से आज उस पर जांच कमेटी बैठ गई, आज क्राइम हुआ, जांच कमेटी बैठ गई, जांच कमेटी को डिसीजन देने में बहुत समय लग रहा है, 60 दिन से अधिक समय लग रहा है, और 60 दिन के बाद जांच कमेटी डिसीजन दे रही है, तब दोस्तों उस व्यक्ति को सैलरी अपने जो जुर्माना हो देना पड़ेगा। मगर ये नहीं कि आज उसने क्राइम किया है, आप 2 महीने तक सोए हुए, तो 2 महीने तक अचानक उठे बोले होए आपको तो चलो जुर्माने से लेंगे, इस पर जुर्माना लगा दो। नहीं, अगर व्यक्ति को 60 दिन बीत गया है उस कृत्य को करते हुए जिसमें जुर्माना लग सकता था, तो भैया आप उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगा सकते। अब 15 वर्ष से कम आयु के कर्मकार पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। अगर 15 साल से कम आयु को किसी व्यक्ति को हमने नौकरी में रखा है तो उस पर तो आप जुर्माना लगा ही नहीं सकते। अरे भाई बाल श्रम करवा रहे हो मतलब अपने कंपनी में, ये तो भाई बाधित है, फंस जाओगे, जेल हो जाएगा। कोई कंपनी मेंशन ही नहीं कर सकती कि मेरे यहाँ 15 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है, ठीक है। हाँ, इससे अधिक आयु का बालक तो जुर्माना लगाइए, मगर 15 वर्ष से कम आयु के बालक है आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उन पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकती। एक और केस याद रख लीजिए। फिर 3 माह से पुराने प्रकरणों पर जुर्माना है। ये 60 दिन वाला नहीं, 3 माह वाला था दोस्तों। याद रखिए, 60 दिन के भीतर मुझे बताया जांच वाला यहाँ पे आएगा, कोई गलती हो गया एक्सेप्ट करता हूँ। इस 60 दिन के भीतर आपको जुर्माना वसूल लेना, मगर जुर्माना कभी भी किस्तों में वसूल नहीं करना, बस इतना याद रखिए। अब आते हैं 3 माह पर, कि 3 माह से पुराने प्रकरणों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। अर्थात अगर कोई आपने कृत्य किया और उस कृत्य को किए हुए ये 3 माह हो गए और 3 महीने बाद सोचो कोई आपके ऊपर लगा दे जुर्माना, अपने आज से 3 महीने पहले गलती की थी उसके लिए जुर्माना लगा रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
हाँ, हालांकि जो आप खरीद किए थे उसके ऊपर अब ये जांच वाला आएगा कि आप अब उसके ऊपर भाई जांच कमेटी बैठी है और अब जांच कमेटी बैठ करके 3 महीने बाद डिसीजन देख रही है, तो भाई आप उससे पैसा ले सकते हैं। मगर नॉर्मली और उसने आज से 3 महीने पहले कोई क्राइम किया था, उसके साथ 3 महीने बाद जुर्माना लगाऊंगा सोच रहे हो तो नहीं। हाँ, 3 महीने के अंदर आपको टाइम मिलता है कि 3 महीने के अंदर आप उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। तो याद रखिए 3 माह से पुराने प्रकरणों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। नोट, जांच समिति यहाँ डिपेंड करती है कि हाँ, अगर जांच समिति अपने जांच करने में 3 महीने से अधिक समय ले लिया है तो दोस्तों फिर उसको पैसा देना पड़ेगा। मगर अगर नॉर्मली आप सोचेंगे कि भाई मैं उसको 3 माह से पहले और किसी चीज के लिए आज पैसा वसूलूंगा तो नहीं। हाँ, जब उसने क्राइम किया था उस पर उसके ऊपर जांच बैठ गई, जांच होगा, जांच कमेटी उस पर डिसीजन देने में 3 महीने से अधिक समय लगा दिया है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, यहाँ की जगह पे यहाँ जांच कमेटी वाला है, याद रखिएगा 3 माह वाले केस में। अब आगे बढ़ते हैं। जुर्माने की राशि का उपयोग, अब जो जुर्माना कंपनी वसूल करती है, चाहे सरकार, चाहे कंपनी, चाहे कोई भी जुर्माने की राशि वसूल कर ली इन लोगों से, अपने एम्प्लॉय से, जुर्माने की राशि का प्रयोग कोई भी कंपनी, कोई भी संघ, कोई भी सरकार अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकती। जैसे मैं कंपनी का मालिक हूँ, जुर्माना वसूल किया एम्प्लॉय से, चलो बीवीएफ हम घूम के आते हैं, नहीं कर सकते आप। जुर्माने पर से वसूल की गई राशि कभी भी भैया आपके हित में, सामाजिक हित में ही उपयोग होगा, आपकी कंपनी के हित में प्रयोग होगा। और उसको निर्धारण कौन करेगा? देखिए कि जुर्माने की राशि का उपयोग पर्सनल यूज हेतु नहीं किया जा सकता। और राशि के उपयोग का निर्धारण, अब जो जुर्माने से मिली राशि उसको उपयोग का निर्धारण कौन करेगा, कहाँ हम इसको यूज करें, तो उसका निर्धारण करते हैं विहित प्राधिकारी, अर्थात जिसको इस काम के लिए भैया अधिकारी बनाया गया है, जिसको इस काम के लिए जुर्माने से मिली राशि के लिए भैया आप बताइए कि कहाँ खर्चा करना है, तो वह विहित अधिकारी बताएगा कि आप कहाँ खर्च कीजिए। तो कंपनी का जिम्मेदारी है, सरकार का जिम्मेदारी है, या उनके यहाँ होता है भाई कनेक्शन, कॉन्टैक्ट होते हैं कि जाइए उस अधिकारी से पूछिए कि जुर्माने से मिली हुई राशि इतनी हो गई है तो इसको कहाँ यूज करना है। तो कहाँ यूज करना है आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते, इसकी जानकारी विहित प्राधिकारी देता है। मतलब जो उस काम के लिए अपॉइंट किया गया है वह अधिकारी आपको बताएगा कि इस पैसे का यूज कहाँ कीजिए। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन आपसे कोर्ट में पूछेगा, इसलिए ध्यान रखते चलिए। धारा 9, कर्तव्य से अनुपस्थिति हेतु कटौती। सर, कर्तव्य से अनुपस्थिति हेतु कटौती क्या है, आइए बताते हैं। कार्य दिवस, मतलब भाई आप कर्तव्य आपका काम करना और आप उस अनुपस्थित हो रहे हैं, एब्सेंट मारे, तो भाई सैलरी तो कटेगा ना। देखिए, और धारा 7 में था कटौती, धारा 8 में था जुर्माना, धारा 9 में था, देखिए सर, धारा 7 में था कटौती, धारा 8 में था जुर्माना, धारा 9 में था कर्तव्य से अनुपस्थिति हेतु कटौती। तो उसी को एक अलग अलग धारा दे दिया गया है इसके अंदर जो लिखे हुए हैं, धारा 10, धारा 11, इस तरीके से। ठीक, तो ये इसी को याद रखिए, इसी को अलग अलग धारा का नाम दे दिया गया है। तो देखिए, धारा 8 में जुर्माना, धारा 9 में कर्तव्य वाला, धारा 10 में आप माल्य हानि वाला भी देखेंगे। चलिए अब चलते हैं धारा 8, 9। अगर आप कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं तो भैया अगर आप अपने काम से एब्सेंट रहे तो आप एब्सेंट है तो पैसा तो काटेगा ना कंपनी, वो तो आपको काम करने का पैसा दे रहा है। हाँ, अगर आप लीगली छुट्टी लेके गए हैं, जितने दिन आपको छुट्टी भैया अलॉट किया है तो उसका पैसा नहीं काटेगा। मगर आप भैया बिना छुट्टी के आप लीव मार रहे हैं, अनुपस्थित रह रहे हैं, एब्सेंट रह रहे हैं काम से, तो उस केस में तो पैसा काटेगा। सिंपल वही बोलना चाह रहे हैं कि अपने कर्तव्य से आप अनुपस्थित हैं तो सैलरी कटेगी। देखिए कैसे, वो भी अगर आप कार्य दिवस जिस दिन आपको काम करना था वैसा दिन पे अगर आप बिना सूचित किए अनुपस्थित होते हैं तो आपकी सैलरी कटेगी। फिर कार्यस्थल पर होकर भी अगर आप कार्य नहीं करते तो भी आपकी कटौती होगी। भैया आप बिना बताए कहीं और चले गए काम के दिन पे तो आपकी सैलरी कटेगा ही। मगर आप काम के स्थल पे आ गए और वहां भी बैठ गए, काम नहीं करेंगे, तो भी आपकी सैलरी कटेगी, क्योंकि आपको वहां पे आकर के काम स्थल पे आने का पैसा नहीं देती कंपनी, आकर के काम करने का पैसा देती है। तो आप कार्यस्थल पे पहुंच जाएं और उसके बाद भी अगर कार्य नहीं करेंगे तो आपकी कटौती होगी, याद रखिए। नॉर्मल चीज हमारे डेली लाइफ में ये सब चीज देखते हैं हम लोग। उपस्थित होकर भी हड़ताल, अब कंपनी में आप पहुंच गए, कार्यस्थल पे उपस्थित हो गए और आने के बाद भी अगर आप हड़ताल पे बैठ जाते हैं, अन्य कारण से कार्य नहीं करते हैं, हड़ताल से चाहे किसी अन्य कारण से आप काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी सैलरी में कटौती होगी। मगर कटौती कैसी होगी देखिए, केस समझा दूं, फिर उसका नीचे है उसको और अच्छे समझेंगे। आप आगे कार्यस्थल पर एक दिन हड़ताल में बैठ गए तो आपकी सैलरी एक दिन की कटेगी, 2 दिन बैठ गए कटेगी, 3 दिन में बैठ गए कटेगी, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बैठेंगे तो भी सैलरी कटेगी, पूरे 8 दिन तक की सैलरी कटेगी। मगर जैसे ही दोस्तों आप 9वें दिन बैठे, 10वें दिन बैठे, 11वें दिन बैठे, 12वें दिन बैठे, 13वें दिन बैठे, तो सरकार समझती है कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम धाम छोड़ करके, इतनी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर, उसके बाद भी छोड़ करके, काम धाम छोड़ करके अगर वो बैठा हुआ है हड़ताल में, तो जायज 8 दिन के बाद, इस 8 दिन के बाद का बात, स्पेशली इस 8 दिन को ध्यान रखिए, 8 दिन के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अगर हड़ताल में बैठा है तो फिर किसी भी हाल में आप उसकी सैलरी 8 दिन से ज्यादा नहीं काट सकते। मतलब मैक्सिमम कितने दिन की सैलरी कट सकती है? 8 दिन की सैलरी कट सकती है। उससे अगर 9 दिन बैठता है, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, तब भी केवल 8 दिन की ही सैलरी कटेगी।
क्योंकि अगर उसके बाद वो हड़ताल में बैठने में कोई वैलिड रीजन है तो कंपनी फिर सुधार करने की आवश्यकता है उस चीज पर, है ना। आइए, इसलिए आप देखते हैं कोई कर्मचारी अगर हड़ताल में बैठ जाते हैं संविदा वाले, क्यों? तो उनको पता है भाई 8 दिन का सैलरी यार कटेगा मेरा ज्यादा से ज्यादा, क्या करना है, और हड़ताल मेरी मांग पूरी हो जाएंगी तो मेरा जॉब परमानेंट हो जाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिना सूचना के, अगर आपको कोई सूचना, कंपनी को आपने कोई सूचना नहीं दिया है, 10 या 10 से अधिक लोगों द्वारा 8 दिन से अधिक छुट्टी होने पर भी, मगर केस कैसा है, आपके अकेले की हड़ताल करने से नहीं होगा वो केस ना, जो बताया मैं कि 8 दिन से ज्यादा भी छुट्टी करें तो 8 दिन की सैलरी कटेगा, नहीं। उसके लिए कम से कम आपको 10 लोग या 10 से अधिक लोग आपके होने चाहिए इकट्ठा एक साथ। इस आप क्या देखते हैं, सड़कों पर हड़ताल होता है तो फिर लोग ग्रुप में करते हैं हड़ताल, अकेले एक आदमी बैठ के नहीं करता, क्योंकि आप अकेले एक आदमी बैठ के हड़ताल करेंगे तब 30 दिन छुट्टी में 30 दिन का सैलरी काट देगा कंपनी, आपको निकाल भी देगा, कोई दिक्कत नहीं। यस, इसलिए मगर अगर आप कोई सूचना नहीं दिए हैं और 10 या 10 से अधिक लोगों द्वारा 8 दिन से अधिक छुट्टी होने पर भी केवल 8 दिन तक की ही वेतन की कटौती होगी। तब 10 या 10 से अधिक लोग हैं, हड़ताल कर रहे हैं, 8 दिन से अधिक हड़ताल कर रहे हैं, तो भी कंपनी आप सभी लोगों का केवल 8 दिन का ही सैलरी काट सकता है। नोट कर लीजिए अलग से, किसी भी दशा में 8 दिन से अधिक के वेतन की कटौती संभव नहीं होगी। तो 8 दिन से अधिक के वेतन की कटौती नहीं कर सकते। वेतन की कटौती अनुपातिक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। अनुपातिक का मतलब, यार भाई अनुपातिक का मतलब सीधा है ना कि सर अगर आपको 30,000 रुपए देता है कितने दिन का, 30 दिन काम करने का, ठीक है, ये खत्म, बचा कितना, 1,000, मतलब आपको एक दिन का 1,000 देता है। तो जब एक दिन के 1,000, इसलिए 30 दिन का 30,000 दे रहा था, तो उसके अनुपात में ही कटेगा। अगर आप एक दिन गिफ्ट करते हैं तो 1,000 काटेगा, 2 दिन गिफ्ट किए तो 2,000, 3 दिन तो 3,000, 4 दिन तो 4,000, अर्थात आप जो उसकी कुल सैलरी थी, कुल दिन थे दोस्तों, उसके हिसाब से उसकी सैलरी आपका उस अनुपात में ही काट सकते हैं। ये नहीं कि उसको एक दिन में 1,000 आप सैलरी दे रहे थे मगर काटते समय आप 2,000 काट लेंगे एक दिन का, ऐसा नहीं कर सकते। कि सैलरी आप एक दिन की 1,000 है मगर काटते समय एक दिन का आप 2,000 काट रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने पे उस कंपनी पे केस हो जाएगी, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए पूछ लिए तो आप बता सकते हैं। अब आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं, कैसे भी आपके दिमाग चलेगा एग्जामिनर, अब बता लेंगे। धारा 10 पे हम आते हैं, नुकसान या हानि के लिए कटौती। कि अगर आपने कंपनी को कोई नुकसान पहुंचा दिया, सरकारी की समान सुविधाओं को, प्राइवेट कंपनी की समान सुविधाओं को अगर आपने नुकसान पहुंचाया है, तो आपने जो नुकसान पहुंचाई है, जो हानि पहुंचाई है, उसके लिए आपकी सैलरी से कटौती होगी। तो मान ये देखिए वही धारा 7 में था ना, हाँ धारा 7 में, धारा देखिए 7 में कटौती है, 7 में से काटेंगे, फरसा जैसे आकार है तो फरसा काटेंगे। 8 में था जुर्माना, ठीक। 9 में तो भैया क्या आपका अनुपस्थित रहेंगे तो कटिंग होगी, ठीक है। 10 में भैया आप देख ही रहे हैं कि 9 में अनुपस्थित रहने पर कटिंग, 10 में आपका है कि हानि या नुकसान पहुंचाने पर कटौती। आइए, तो हानि की रकम से अधिक कटौती नहीं किए जा सकते, यानी मतलब कि आपने जितना भी किसी चीज को, जितने मूल्य की चीज को नुकसान पहुंचाया, जैसे मैंने किसी कंपनी के 50 रुपए की बोतल को तोड़ दिया या मुझसे टूट गया, तो भैया वो कंपनी मुझसे केवल 50 रुपए ही काट सकती है। यानी कि मैं 50 रुपए बोतल तोड़ा हूँ, मेरी सैलरी से 500 रुपए काट रही है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा कोई कंपनी करती है, चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट, कोई भी सेक्टर जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो उसको उनके ऊपर लेबर जाके केस कर सकता है कि साहब मुझसे नुकसान तो 50 का हुआ था, इसने मेरा 500 रुपये काट लिया, इसके ऊपर केस कीजिए। तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए लिखा है कि हानि की रकम से अधिक, जितना भी आपने हानि पहुंचाया है उसकी रकम से अधिक कटौती नहीं किया जा सकता आपकी सैलरी से, ठीक है। फिर कटौती अगर करना भी है वो किसी को, सरकार को चाहे प्राइवेट कंपनी को, तो कटौती करने से पहले ही आपको सूचना देना अनिवार्य है। और सूचना मिलने के बाद भी आप ये नहीं सूचित कर दिए फट से काट ली, नहीं, सूचना देने के बाद भी आपको कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है। तो पहली बात तो आपने जितना नुकसान पहुंचाया उससे ज्यादा का पैसा नहीं काटेगा, फिर उसको कटौती से जुड़ा हुआ आपको भी सूचना भेजेगा, फिर आपको अपना पक्ष रखने का मौका भी देगा, ये चीज है। फिर कटौती से संबंधित रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है कि भाई सरकार ने या उस कंपनी ने किस कारण से कटौती की, कितनी कटौती की, किस व्यक्ति की कटौती की, कितने समय तक कटौती की, पूरा उस रजिस्टर को आपको मेंटेन करके रखना होगा रिकॉर्ड के रूप में। कि कभी भी श्रम निरीक्षक या भैया जो अधिकारी हैं, अपने अधिकारी आपसे मांग सकते हैं रजिस्टर कि आपने किस कारण से किन किन सैलरी भी काटाई किया है, कटौती की है। आगे आते हैं धारा 11 पर। 13 का आज हम 13 का तक पढ़ लेंगे, तो 26 में से 13 आधा धारा हमारे खत्म हो जाएंगे, अधिनियम आधा खत्म। और इस तरीके से खत्म कि दोस्तों मेनली क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस 13 का तक के ही सीक्वेंस से आने वाले हैं। पढ़ाने को वाले इसके बाद भी आपको पढ़ा दूं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलें कि हाँ सर पढ़ा दीजिए पूरा, तब नहीं तो इससे ही आपके एग्जाम सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, मेनली क्वेश्चन जो है। मगर आप अगर डिमांड करेंगे, कमेंट मैसेज करेंगे नहीं सर इस अधिनियम का और आगे का हिस्से पढ़ाइए, तो फिर दोस्तों मैं बैठूंगा, फिर क्लिष्ट हिंदी को, कठिन हिंदी को सरल भाषा में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसको प्रिंट करवाऊंगा, फिर हाईलाइट करवाऊंगा, फिर बना करके लेके आपका रिकॉर्ड करूंगा जरूर। और उसके लिए तब आपको इतना करें कि आप कमेंट में बोलेंगे कि हाँ सर हमें चाहिए, तो अन्यथा आपको इतने से पर्याप्त क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। धारा 11, ली गई सेवाओं के लिए कटौती।
कटौती सेवा के मूल्य या सीमा से अधिक नहीं हो सकती है। कहने का मतलब धारा 11 क्या बोल रहा है कि आपने अगर कोई सेवा ले ली है अपनी कंपनी से, सरकार से, तो आपने जो भी सर्विस या सेवा ली है उसका जितना मूल्य है उस मूल्य से ज्यादा पैसा थोड़ी काटेगा। कहने का मतलब भाई आपने बस फैसिलिटी ले ली या आपने घर हाउस फैसिलिटी ले लिया, तो मुझे घर दो, तो घर का किराया अगर 4500 रुपये पर महीने था तो आपकी सैलरी से 4500 से ज्यादा पैसा कोई कंपनी नहीं काट सकती, कोई सरकार नहीं काट सकती, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं काट सकती। वही बोल रहा है कि जो भी आपने सेवा लिया है तो कटौती सेवा का जो मूल्य है उसकी सीमा से अधिक नहीं हो सकता। वही जुर्माने की तरह कि उससे अधिक नहीं काट सकते। वैसे ही कटौती व्यक्ति से पूर्व सहमति से ही लेना है, पूर्व सूचना देके ही लेना है, ठीक। और उसको सहमति लेने के बाद अगर सहमति हो दे देता है कि हाँ मैं इस फैसिलिटी के लिए अपनी सैलरी से पैसा कटवाने के लिए रेडी हूँ, इतना पैसा कटवाने के लिए रेडी हूँ, तो सहमति के बाद ही आप कटौती कर सकते हैं। बोलता है धारा 11 की ली गई सेवाओं के लिए कटौती, चाहे आप हाउस फैसिलिटी लीजिए, गाड़ी फैसिलिटी, कोई भी और फैसिलिटी लीजिए। धारा 12 आ गया। धारा 12 में दो चीज, 12 का क्या बोलेंगे, 12 का। अरे भाई मेरे तो 12 बज गए, कैसे? अरे मालिक मेरे 12 बज गए, मेरे बच्चे का स्कूल का फीस जमा करना है, मालिक थोड़ा एडवांस दे दो। मेरे मालिक मेरे 12 बज गए, मेरे बच्चे का फीस जमा करना है, थोड़ा एडवांस दे दो। एडवांस को इस अधिनियम में कहा गया है अधिदाय, तो अधिदाय एग्जाम में आएगा समझेंगे एडवांस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अलग से लिखवाया हूँ ब्रैकेट में ताकि शब्द से परिचित हो। दूसरा, मालिक मेरे 12 से ज्यादा बज गए, सर मेरे मालिक मेरे 12 कब बज गए? 12 बज गए तो एडवांस दे दीजिए, मगर मेरे 12 कब बज गए बताइए, इसके 12 बज गए हैं या इसके 12 बजे। वैसे अगर मेरे 12 कब बज गए तो मुझे उधारी दे दो, उधारी दे दो, उधारी दे दो। यह सब आपको 12 का याद रहेगा। 12 बज गए तो भैया एडवांस दे दो, 12 कब बज गए तो भैया उधारी दे दो। अब आते हैं इसको समझने में कि एडवांस अधिदायो पेमेंट की वसूली है। अब भाई आपको एडवांस तो कंपनी ने दे दिया है, उस एडवांस दिए हुए पैसे की वसूली करने के लिए आपकी सैलरी से तो कटौती करेगा ना। यस, तो याद रखिए इसका नियम क्या है, किसी भी कंपनी, सरकारी चाहे प्राइवेट कोई भी हो, उनके पास नियम है कि आपने जो कार्य प्रारंभ से पूर्व, आपको अपने काम करने से पहले अगर एडवांस लिए हैं तो ठीक, तो काम करने से पूर्व अगर आप एडवांस ले लिए हैं, कार्य प्रारंभ, इसमें दो केस है, एक कार्य प्रारंभ से पूर्व लिया गया एडवांस, एक कार्य प्रारंभ के पश्चात लिया गया एडवांस, दो केसेस है, इसे दोनों समझिएगा। कार्य करने से पहले ही, मैंने आज आपको 1 तारीख से काम करना था या कल 1 तारीख से काम करना है, आज बोले मालिक मैं कल से काम पे आऊंगा, मेरे को आज आप एडवांस दे दो, तब का केस है। तो कार्य प्रारंभ से पूर्व दिए गए एडवांस की कटौती फर्स्ट मंथ के पेमेंट में से ही कर ली जाएगी। तो जो आप, अगर मैं कंपनी हूं तो किसी भी अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया हूं, उसका जो पहला सैलरी होगा उस पहले सैलरी से ही मैं उसको एडवांस दिया हुआ पैसा काट लूंगा। कहने का मतलब अगर मेरी सैलरी 10,000 है और मेरे लेबर ने मुझसे 5,000 रुपये मांगा है, तो जब 1 महीने बाद वो काम करेगा तो मुझसे सैलरी मांगने आएगा, तो 10 में मेरा 5,000 काट के मैं उसको 5,000 रुपये ही दूंगा। फर्स्ट पेमेंट से ही आपको काटना है एडवांस का पैसा, ये नियम है। क्लियर हो गया बात? हाँ। मगर सर अगर कोई 10,000 रुपये उससे सैलरी 10,000 रुपये मांग लिया, 20,000 रुपये मांग लिया, तो इसको एडवांस नहीं बोलते ना, फिर भैया वो सैलरी कैसे काटेगा, वो तो फिर उधारी हो गया। इसलिए सीमा है ना, वो ऐसे नॉर्मल सेंस भी की बात है भाई कि किसी भी आदमी अगर सैलरी 10,000 है तो अपने मालिक से 2-4-5,000 ज्यादा मांगता है, मालिक मुझे 2-4,000 दे दो, आपको मेरे सैलरी से काट लेना, 2-4,000 रुपये में एडवांस दे दो, बच्चे का फीस जमा करना है, पूरा सैलरी, ये 10,000 तक भी मांगेगा, उससे ज्यादा सैलरी नहीं मांगेगा, 10,000 सैलरी मालिक मेरे को 1 लाख रुपये दे दो, ऐसा बात नहीं करता कोई एम्प्लॉय। इसलिए नॉर्मल बात है कि उस 1 महीने की सैलरी से उसका पैसा कट जाए, उतने पैसे को ही मांगेगा एडवांस में। याद रखिएगा कि कार्य पहले प्रारंभ करने से पहले अगर वो एडवांस लिया है तो उसके फर्स्ट मंथ की सैलरी से ही वो एडवांस का पैसा काट लेंगे। और याद रखिए, नोट कर लीजिए कि इसमें यात्रा भत्ता सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब अगर कंपनी आपको कहीं किसी अपने काम से भेजती है, कंपनी आपको अपने काम से उस काम पे यात्रा पे भेजती, जाओ वहां तुम उस कंपनी से बात करके और डील करके आओ, और उसके लिए दोस्तों आपकी सैलरी से पैसा नहीं काट सकती है ना। कंपनी अगर आपको अपने काम से यात्रा भेजिए तो उसके लिए आपके सैलरी से पैसा नहीं काटेगी। दूसरा कि भाई तुमको जाने वाले हो वहां पे, चलो मैं तुम्हारे सैलरी से पैसा काट लूंगा, भाई कंपनी काम से जा रहे हो तो पैसा नहीं काटेगी। दूसरा, अब कार्य प्रारंभ के पश्चात दिए गए एडवांस की कटौती, अब कार्य आप चालू कर दिए थे तो आपको काम करते थे 1 सप्ताह 10 दिन हो गया, उसके बाद आप एडवांस मांग रहे हो, ये तो काम करने से पहले ही। अब काम करना चालू किया 10 दिन बाद आप एडवांस मांग रहे हो, मालिक 10 दिन हो गया काम करते हो मेरे को, आप एक काम करो ना, मेरे को इस 10 दिन के बराबर ही सैलरी दे दो, एडवांस दे दो मेरे को, आप जब मेरा महीना पूरा हो गया तो उसमें से काट लेना। तो एक पहले का केस थे, बाद का केस। तो कार्य प्रारंभ के बाद अगर कोई एडवांस मांगता है तो इसमें कटौती कैसे करेंगे, यह निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमानुसार होगी। और ये हर कंपनी को नियम पता होता है कि कैसे किसी व्यक्ति का अगर हम काम करने के बाद एडवांस उसको दिए हैं तो उसको सैलरी कैसे कटिंग करना है, इसकी जानकारी हमको राज्य सरकार द्वारा बने हुए नियम के अनुसार करना है। क्लियर? आते हैं धारा 12 क पर। अगर कोई एम्प्लॉय हमसे उधारी ले लिया तो उसकी उधारी की वसूली के लिए भी कंपनी कटौती कर सकती है। कैसे? ये भी मगर नियम याद रखिए, जैसे इसके बाद वाला केस सेम वही कि राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमानुसार ही आप उधारी की कटौती कर सकते हैं। ये नहीं कि व्यक्ति की सैलरी 10,000 है, आपसे 10,000 उधारी ले लिया था तो आप 10,000 एक बार में ही काट दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप।
आप पीछे पढ़े ना, किसी भी केस में कटौती सहकारी संस्था में 75% से अधिक नहीं हो सकती और नॉर्मल अन्य कंपनियों में 50% से अधिक नहीं हो सकती। आप पढ़े ना पीछे, यस। तो इसलिए कटौती कैसे होगी वो सरकार नियम बना के बताएगा। 13, सहकारी सोसाइटी या बीमा स्कीम से संबंधित कटौती। आपने कोई सहकारी सोसाइटी की सदस्यता ली है ना, उसके लिए आपको भाई कटौती होगी। आप कोई बीमा स्कीम लिए हैं, जीवन बीमा पॉलिसी ली, तो उसकी स्कीम के लिए आपको सैलरी से कटौती होती है, जाहिर सी बात है। तो राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमानुसार ही ये सब कटौतियां होती हैं कि आपने जितना बीमा पॉलिसी लिया है तो हाँ भैया आपकी 75% 50% अधिक कटौती नहीं होगी, आपकी सैलरी से इतना पैसा ही कटता रहेगा, यस। ये सब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ही कटौती होती है। मगर नोट कर लीजिए यहाँ पर, इससे क्वेश्चन पूछेगा कि अब इतनी सारी कटौतियां हो रही हैं भैया एक एम्प्लॉय की पेमेंट से, सैलरी से, तो आपको उस पूरे चीज का कहीं लेखा जोखा तो रखना पड़ेगा ना, अर्थात आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर मेंटेन रखना अनिवार्य है इन सारी कटौतियों से जुड़ा हुआ, और रजिस्टर को उसमें अंतिम लिखित तिथि से 3 वर्ष तक के लिए संरक्षित रखना अनिवार्य है। मतलब उस रजिस्टर में जो अंतिम तिथि आप लिखे, आप भले चालू किए तो भाई साल की शुरुआत में, अब खत्म हो रजिस्टर कहाँ, साल के एंड में, तो एंड में जो तिथि है उस तिथि से अगले आने वाले 3 साल तक भैया आप उस रजिस्टर को संरक्षित करके रखेंगे। आने वाले 3 वर्ष तक के लिए अंतिम लिखित तिथि से 3 वर्ष तक के लिए उस रजिस्टर को संरक्षित रखना आपका काम है। अगर आप संरक्षित नहीं रखते और कल जांच करने आता है श्रम अधिकारी, तो भैया आपको उसके लिए फाइन या जुर्माना लगा सकता है कि आप क्या घोटाला किए, तो 3 साल का रिकॉर्ड नहीं रखे। मतलब आपको कुल मिला के 3 साल का रिकॉर्ड रखना होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम दे सकता हूँ। एक बार देख लेते हैं कितना समय हो रहा है आप लोगों के साथ, है ना। चलिए समय तो बहुत हो गया, मेरी जरूरी था आपकी क्लास के लिए दोस्तों, तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। फिर बोलूंगा अगर इससे आगे का क्लास आप चाहते हैं या 1-2 क्लास लिख के भेजिएगा। अगर आप इससे आगे का थ्योरी क्लास चाहते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट हाईलाइट करके एकदम ईजी लैंग्वेज समझने के लिए, तो बताइएगा कमेंट में कि सर आप मेरे को थ्योरी क्लास चाहिए, हमको थ्योरी क्लास चाहिए। कमेंट मैसेज कीजिए, तो मैं प्लान करूंगा कि लगभग कम से कम 100 बच्चे भी इंटरेस्ट होंगे, तो भैया मैं उतना मेहनत करूंगा, है ना। और अगर आप लोग चाहिए सर जो क्वेश्चन कराएं इसको सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो ऑब्जेक्टिव को ले आइए आप, तो उसके लिए मैसेज की सर इसको थ्योरी क्लास भी चाहिए, इसको ऑब्जेक्टिव क्लास भी चाहिए, या सिर्फ थ्योरी चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव चाहिए, या दोनों चाहिए, जो चाहिए दोस्तों इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। जब मुझे लगे कम से कम 100 कमेंट है, बच्चों के 100 लाइक आ रहे हैं वीडियो पे, बच्चे इसको शेयर करेंगे तभी तो वह 100 लाइक होगा, जैसी बात है। जब बच्चे शेयर करें, 100 लाइक आ जाए, 100 कमेंट आ जाए, तो जरूर मैं दोस्तों आपको फ्री में बिल्कुल यूट्यूब में उस स्तर का कंटेंट बना के दूंगा, उस स्तर का क्वेश्चन आंसर बना के दूंगा जो सीधा आपके एग्जाम फंसेगा। हालांकि जो पढ़ा दिया हूँ इसी से आपका एग्जाम क्वेश्चन दिखेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। दोस्तों जल्दी जल्दी आप अर्जुना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि अगला जो भी क्लास में लेके आऊँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप तुरंत उस क्लास को देख लें, क्योंकि आपको सब समय नहीं है लेबर इंस्पेक्टर वालों के पास, है ना। और वीडियो को ये लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन सोर्स बढ़े, मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए काम करने के लिए। और कमेंट कीजिए ताकि हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सके, मैं जान सकूं भैया कि कैसा लग रहा है क्लास आपको, और क्लास कैसा लगा दोस्तों ये भी बताइएगा, है ना। मजा आया, बहुत आसानी से समझिए, इतना ईजी वे में समझिए, जो भी आपको लग रहा है दोस्तों आप बताइए जरूर। ठीक, चलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। दुआ करता हूँ कि आप हमेशा ही हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।